शरीर को मारने के लिए गले की नस पर वार करूं। यूक्रेन इस तरीके को जानता है और उसने हाल ही में कब्जे वाले क्रीमिया को जिंदा रखने वाली मुख्य धमनी पर जोरदार हमला किया है। अब 15 लाख रूसी अपने क्रीमिया पर कब्जा करने के फैसले को देख रहे हैं और निराश हो रहे हैं। यूक्रेन की क्रीमिया डी रूसीकरण योजना का अंतिम चरण अब एक पुल पर आकर शुरू होता है। ये वही पुल नहीं है जिसकी आप सोच रहे हैं, केरच पुल, जो रूस को क्रीमिया से जोड़ता है, पर बहुत ध्यान दिया जाता है और ऐसा होना भी चाहिए। रूस ने कब्जाए प्रायद्वीप में 19 किमी लंबी जीवन रेखा बनाने में करीब 3.7 अरब डॉलर लगाए थे। इसके पीछे एक खास वजह थी। ये रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाला मुख्य सड़क मार्ग था, जो पुतिन की सेना के लिए जरूरी है। लेकिन मुख्य पुल ही एकमात्र तरीका नहीं है जिससे पुतिन क्रीमिया पर रूस का प्रभाव बनाए रखते हैं। एक और पुल है जो पुतिन के आक्रमण के समय से रूस के लिए और भी महत्वपूर्ण रहा है। चोर्निहिव गांव का यह पुल यूक्रेन के दक्षिणी कब्जे वाले क्षेत्रों को क्रीमिया से जोड़ता है। ये पुल झानकोई क्रॉसिंग का हिस्सा है और खेरसॉन ओब्लास्ट से होकर गुजरता है। ये एक प्रमुख भूमि मार्ग का हिस्सा है जो कब्जे वाले क्रीमिया को यूक्रेन के उन हिस्सों से जोड़ता है जो वर्तमान में रूसी नियंत्रण में है। संक्षेप में, यह पुल और इससे जुड़ी सड़कें रूस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर के रूप में काम करती हैं, जिससे सैनिकों और आपूर्ति को खेरसॉन और क्रीमिया के बीच ले जाया जा सकता है। चेनार पुल का प्रतीकात्मक महत्व है, क्योंकि पुतिन के आक्रमण के समय इसी पुल से रूस ने दक्षिणी यूक्रेन में तेजी से सैनिक भेजे थे। चेनार पुल की वजह से रूस युद्ध की शुरुआत में सफल रहा। ऐसी अटकलें हैं कि यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के गद्दारों ने रूस को पुल के इस्तेमाल में मदद की, जिससे रूस दक्षिणी यूक्रेन पर हावी हो गया। अटकलों के बाद भी बड़ी गिरफ्तारी नहीं हुई। फिर भी ये दिखाता है कि चिनार पुल अक्सर उससे कहीं बड़े और कहीं ज़्यादा प्रभावशाली केर्च पुल की वजह से नज़रअंदाज हो जाता है। यूक्रेन ने अभी अभी उस पुल को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। ये खबर 7 जून को सामने आई थी। यूक्रेनी सेना ने रात को ड्रोन ऑपरेशन में चिनार पुल को सफलतापूर्वक निशाना बनाया, लेकिन पुल को इतनी बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है कि उसकी मरम्मत में शायद महीनों लग जाएंगे, जिसका मतलब है कि क्रीमिया को कब्जे वाले यूक्रेन से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा कट गई है। ये मुख्य शिरा है जिससे एक हिस्सा काट लेने के बाद शायद ये कभी ठीक ना हो सके। और जो हम यहाँ देख रहे हैं वह यूक्रेन की क्रीमिया को मुक्त कराने की योजना के अंतिम चरण में प्रवेश है। यूक्रेन पहले अलग थलग करता है, फिर तबाह करता है। यह रणनीति पुतिन के लिए कई परेशानियां ला रही है, जैसा कि आप जानेंगे। पहले एक हमले को कवर करना है। कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक यूक्रेन की पहली सेपरेट असोल्ट बटालियन ने कोड 9.2 ड्रोन यूनिट के साथ मिलकर ऑपरेशन कर पुल तोड़ा। यूक्रेन का लक्ष्य सीधा था, रूस द्वारा कब्जाए गए क्रीमिया से क्लीवोपोल सेक्टर में अग्रिम मोर्चे तक कर्मियों और आपूर्ति पहुंचाने के लिए रूस जो एकमात्र मुख्य मार्ग इस्तेमाल कर सकता है उसे काट देना। दिमित्रो फिलातोव, पहली सेपरेट असोल्ट बटालियन के कमांडर, ने कहा कि हमला सिर्फ मौके के कारण नहीं हुआ, इसका एक विशेष उद्देश्य था। फिलातोव के अनुसार यह 37वीं मोटर राइफल ब्रिगेड की ईंधन लुब्रिकेंट्स आपूर्ति रोकने के लिए था। यहाँ हम जो देख रहे हैं वो एक यूक्रेनी रणनीति है जिसने पूरे 2026 में कमाल कर दिया है। पीछे की लॉजिस्टिक्स को तोड़कर रूस को मोर्चे पर कमजोर करना। इसका नतीजा एक ऐसा हमला था जिसके बारे में कोड 9.2 यूनिट के अलेक्जेंडर नस्तेंको का कहना है कि इसकी मरम्मत के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और इसमें कोई शक नहीं है कि यूक्रेन ने वही किया है जैसा उसने दावा किया था। कोड 9.2 यूनिट ने 7 जून के एक वीडियो में हमें दिखाया कि इस हमले की तैयारी कैसे की गई थी। सबसे खास पल 1 मिनट पर है जब हम यूक्रेन द्वारा इस्तेमाल ड्रोन के दृश्य देखते हैं जो खेरसोन से क्रीमिया की मुख्य धमनी पर टकराते हैं। हमें यूक्रेनी ड्रोन ऑपरेशन के अंदरूनी कामकाज की भी एक झलक मिलती है, जिसमें कमांड सेंटर की कुछ झलकियां दिखाती हैं कि ये ऑपरेशन कितना हाईटेक था। वीडियो के अनुसार ये कोई अलग कार्रवाई नहीं बल्कि एक व्यवस्थित काम है। यह भी उल्लेख किया गया है कि एक दृश्य में यूक्रेन ने पहली बार एक बिल्कुल नया मध्यम दूरी का ड्रोन इस्तेमाल किया। लेकिन इससे पहले कोड 9.2 यूनिट का वीडियो ही चेर्निहिव ब्रिज को
भारी नुकसान का एकमात्र प्रत्यक्ष सबूत नहीं है। रूस अधिकारियों से और सबूत मिलते हैं। वे घबरा रहे हैं और उन्हें घबराना भी चाहिए। अब उन्हें पुतिन को यह समझाने की कोशिश करनी होगी कि रूस के युद्ध प्रयास के लिए महत्वपूर्ण पुल पर हमला कैसे हुआ और रूस की वायु रक्षा प्रणाली एक बार फिर यूक्रेन के हमले को रोकने में पूरी तरह विफल क्यों रही। नए ड्रोन का इससे कुछ लेना देना है, लेकिन रूस के लिए अभी सबसे अहम नुकसान है। रूसी कठपुतली वोलोदिमीर साल्दो, जिन्हें क्रेमलिन ने कब्जे वाले खेरसोन का प्रमुख बनाया है, ने कहा कि वह पुल जो लेक सिवाश को पार कर कब्जे वाले यूक्रेन को क्रीमिया से जोड़ता है, क्षतिग्रस्त हुआ है। रात के यूएवी हमले के परिणाम स्वरूप चोरनिहिव बस्ती के क्षेत्र में पुल के डेक को नुकसान पहुंचा है। सुरक्षा कारणों से झानकोय चेकपॉइंट अस्थायी रूप से बंद है। वाहन आर्मियांस्क और पेराकोप चेकपॉइंट से जा रहे हैं, साल्दो ने कहा। इस टिप्पणी में दिलचस्प बात है कि ड्रोन के मलबे का जिक्र नहीं है। पुराना बहाना नहीं दोहराया गया। इससे साफ है कि साल्दो को मॉस्को से जानकारी नहीं मिली। तुम्हें नहीं कहना चाहिए था कि यूक्रेन सफल रहा, साल्दो। उसे बताना चाहिए था कि रूसी वायु रक्षा ने यूक्रेनी ड्रोन उन्हीं जगहों पर गिरा दिए जिन्हें यूक्रेन निशाना बना रहा था। साल्दो जिन चेकपॉइंट्स का जिक्र करता है वे मौजूद है। आर्मियांस्क और पेराकोप अच्छे विकल्प नहीं है। दूसरा रास्ता बहुत संकरा है, जो उन बड़े सैन्य काफिलों के लिए उपयुक्त नहीं है जिन्हें रूस को क्रीमिया और यूक्रेन के कब्जे वाले दक्षिणी इलाकों के बीच ले जाना होता है। जहां तक आर्मियांस्क की बात है, वह थोड़ा ज्यादा मजबूत है। हालांकि उस रास्ते पर एक छोटा सा पुल है जिसे रूस को सही सलामत रखना जरूरी है। अगर वह इस चेकपॉइंट का इस्तेमाल जारी रखता है तो क्या यूक्रेन की रणनीति में क्रीमिया रूस से मुक्त करने का अगला लक्ष्य बनेगा? समय बताएगा। रूस अब उस रास्ते का विकल्प ढूंढ रहा है जो RR 280 हाईवे से जुड़ता है, जिसे यूक्रेन ने मई के ज्यादातर हिस्से में लगातार निशाना बनाया। यूक्रेन की सेना और ड्रोन इकाइयों ने पहले ही उस हाईवे पर आंशिक हवाई नियंत्रण हासिल कर लिया है, क्योंकि उन्होंने पिछले कुछ हफ्तों में इस अहम सड़क पर दर्जनों रूसी वाहनों को नष्ट कर दिया है। रणनीति अब अगले चरण में है। पहले वाहनों को निशाना बनाओ, फिर उन पुलों को नष्ट करो जो रूस को RR 280 पर वाहन भेजने देते हैं। ये यूक्रेन की तरफ से शानदार है और ये रूस के लिए क्रीमिया खोने का कारण बन सकता है। यूक्रेन में जो हुआ वह नया नहीं है। यह अगस्त 2023 में चोरनिहिव पुल पर हमले के बाद से अगला प्रतीक्षित कदम है। उस हमले में यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइलों का इस्तेमाल करके पुल को अस्थायी रूप से बंद कर दिया था। हालांकि उस समय रूसी अधिकारियों ने दावा किया था कि केवल एक मिसाइल ही अपने लक्ष्य पर लगी, बाकी को वायु रक्षा प्रणाली ने मार गिराया। इस बार रूस भाग्यशाली नहीं रहा। यूक्रेन ने चेरनिहिव पुल पर हमले में पश्चिमी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। 7 जून के हमले में हर ड्रोन जो अपने लक्ष्य पर लगा वह यूक्रेन में ही बना था, और उनमें से एक ड्रोन ऐसा था जिसने यूक्रेन युद्ध में पहली बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। उस ड्रोन में यूक्रेन के लिए खेल बदलने की ताकत है। लेकिन इससे पहले कि हम जाने क्यों, एक छोटी सी याद दिला दूं कि आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपको चैनल से जानकारी मिल रही है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप कभी भी कोई वीडियो मिस न करें। एक नया ड्रोन युद्ध में आ गया है। ये क्या है? नाम से ही पता चलता है कि यूक्रेन का ये हथियार क्यों खतरनाक है। बेहिमोत आ गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार यूक्रेन ने पहली बार फायरपॉइंट द्वारा बनाए कई FP ड्रोन के साथ नया ड्रोन तैनात किया। बेहिमोत मई 2026 में लॉन्च हुआ था। प्रावदा के अनुसार इसकी खूबियां यूक्रेन के मिडिल रेंज स्ट्राइक हथियारों में बड़ा इजाफा हैं। कुलवर एरोस्पेस और ग्लेफर द्वारा विकसित बेहिमोत की स्ट्राइक रेंज 300 किलोमीटर है और इसका ड्यूअल वॉरहेड डिजाइन इसे दोहरी तबाही की क्षमता देता है। ड्रोन के आगे 40 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड है। उसके पीछे एक और वॉरहेड है। 35 किलोग्राम वजनी ये दूसरा वॉरहेड थर्मोबैरिक है, जिसे वैक्यूम बम भी कहा जाता है। ये वॉरहेड्स बहुत घातक होते हैं। लक्ष्य पर गिरने पर चार्ज कंटेनर खोलता है, जिससे ईंधन बिखरता है और वॉरहेड से निकला बादल दरारों में भी पहुंच जाता है। फिर आता है सेकेंडरी चार्ज, जो उस बादल को विस्फोटित करता है और एक विशाल आग का गोला बनाता है। इस विस्फोटक तरंग से वैक्यूम बनता है, जो आसपास की ऑक्सीजन खींचकर वॉरहेड को इतना शक्तिशाली बना देता है कि वह उपकरण और मजबूत इमारतें नष्ट कर सकता है। या इस मामले में एक महत्वपूर्ण पुल को नष्ट करने के लिए, जिसकी रूस को क्रीमिया पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए जरूरत है।
बेहमत जितना नुकसान करता है उतना ही वह निशाना साधने में भी बहुपरकारी है। ये ड्रोन कई नियंत्रण मोड्स प्रदान करता है, जिसमें FPV ऑपरेशन और स्वायत्त एवं अर्ध स्वायत्त नेविगेशन शामिल है, ताकि ये अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। ये ड्रोन कम ऊंचाई पर उड़ता है, जिससे इसे रोकना वायु रक्षा प्रणालियों के लिए मुश्किल होता है। वे प्रणालियां आसमान स्कैन करती हैं, पर विशाल ड्रोन रडार से बचकर हमला करता है। अब समझ आ गया कि यूक्रेन ने चोर्निहिव पुल कैसे तोड़ा। संभावना है कि FP ड्रोन ने शुरुआती नुकसान किया, लगभग 170 किलोग्राम के पेलोड के साथ हमला किया, ये मानते हुए कि यूक्रेन ने अपने हमले के लिए FP-FP2 का इस्तेमाल किया था। यह पुल को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए शायद पर्याप्त नहीं था, लेकिन इससे नुकसान जरूर हुआ और ऐसी दरारें और छेद बन गए जिन्हें बेहेमोत आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। एक और थर्मोबैरिक हमला उन दरारों को बड़े छेदों में बदल देता, जिससे चोर्निहिव पुल आगे इस्तेमाल लायक नहीं रहता। रूस के लिए चोर्निहिव पुल का नुकसान एक बहुत बड़ा झटका है, और अगर अब यूक्रेन उस आर्मियांस्क मार्ग की ओर देख रहा है जिसे रूस ने विकल्प के तौर पर चुना है, तो जल्द ही कोई और पुल भी उस विशालकाय हथियार का शिकार हो सकता है। यूक्रेन धीरे धीरे रूस के कब्जे वाले क्रीमिया के सभी जमीनी रास्ते काट रहा है और शायद सबसे बड़े रास्ते पर फिर हमला करने की तैयारी में है। वीडियो की शुरुआत में हमने कर्च पुल का जिक्र इसलिए किया था क्योंकि 5 जून को यूक्रेन ने उसकी सुरक्षा के लिए तैनात रूसी सीमा गश्ती जहाज को नष्ट कर दिया। स्वेतल्या क्लास जहाज पर रिपोर्ट से एक दिन पहले हमला हुआ था, और यह उस बहुस्तरीय नौसैनिक सुरक्षा नेटवर्क का हिस्सा है जिसे रूस ने पुल के चारों ओर बनाया था। उस नेटवर्क का काम समुद्री रास्तों की निगरानी है। यूक्रेन ने उसका एक हिस्सा खत्म किया। ये शायद यूक्रेन की अंतिम तैयारी है। चेर्निहिव पुल के बाद केर्च पुल पर हमला पुतिन को स्पष्ट संदेश देगा, आपके सभी जमीनी रास्ते अब यूक्रेन के हैं। क्राइमिया भी यही रास्ता अपनाएगा। यूक्रेन ने 7 जून को बड़ा हमला किया और शायद भविष्य में और बड़ी तैयारी कर रहा है, क्योंकि वह चुपचाप रूस के केर्च ब्रिज की सुरक्षा कमजोर कर रहा है। लेकिन अब आइए क्राइमिया पर ध्यान दें। प्रायद्वीप पर कब्जा किए हुए 15 लाख रूसी डर के साथ देख रहे होंगे। फिर से उन्होंने ऐसा हमला देखा जिससे वे यूक्रेनी मुख्य भूमि से कट गए और क्रेमलिन से मदद मांग रहे हैं जो नहीं आ रही। यह यूक्रेन की मिडल स्ट्राइक रणनीति का उदाहरण है। यह अभियान क्राइमिया के डी-रूसीकरण की अंतिम तैयारी कर रहा है। रूस की पिछली पंक्ति, खासकर क्राइमिया से जुड़े हिस्से, मई और जून की शुरुआत में लगातार हमलों का शिकार हुए हैं। हम यूक्रेन के RR 280 हाईवे पर हमलों का पहले ही जिक्र कर चुके हैं, और चेनार ब्रिज पर हमला भी उन्हीं हमलों का हिस्सा है। 2023 के असफल यूक्रेनी जवाबी हमले का मुख्य उद्देश्यों में से एक उस जमीनी गलियारे को काटना था। अब जो तरीका अपनाया जा रहा है वह अलग है। यूक्रेन अभी कब्जा करने की कोशिश नहीं कर रहा है, वह नियंत्रण पाने के लिए एक असममित अभियान चला रहा है जो 2026 में सुर्खियों में आए नए जनरेशन के मिडिल रेंज ड्रोन पर काफी हद तक निर्भर है। मई के अंत में यूक्रेन के रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव ने लॉजिस्टिक्स लॉकडाउन प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की। मंत्रालय करीब $113 मिलियन उन ड्रोन यूनिट्स में लगाएगा जो रूसी लॉजिस्टिक्स को निशाना बना रही हैं। ये प्रोग्राम 1000 से अधिक जियो लोकेटेड मिडिल रेंज स्ट्राइक्स पर आधारित है जो यूक्रेन 2026 में कर चुका है। न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन के अनुसार ये RR 280 के खिलाफ अभियान से मेल खाता है, जिसने इस अहम जमीनी गलियारे को नरक जैसा रास्ता बना दिया। लेकिन यूक्रेन के निशाने पर सिर्फ RR 280 और वे पुल नहीं है जो कब्जे वाले यूक्रेन को सड़क से जोड़ते हैं। सचमुच जो भी चीज क्रीमिया पर रूसी कब्जे की सेवा करती है वो यूक्रेन के नए ड्रोन के निशाने पर है। जो यूक्रेन के हमलों को देखता है वह समझ सकता है कि 7 जून को चेर्निहिव पुल तोड़ना ही उनका एकमात्र उद्देश्य नहीं था। उसी दिन यूक्रेन के विशेष अभियान बलों ने क्रीमिया में रूसी तेल ढांचे पर कई तबाही मचाने वाले हमले किए। सेमिकोलोडिजियांस का ऑयल डिपो और फियोडोसिया समुद्री ईंधन टर्मिनल दोनों हमले की चपेट में आ गए। यूक्रेन एक ऐसे अभियान को जारी रखे हुए है जिसका मकसद कब्जे वाले क्रीमिया को उस ईंधन से वंचित करना है जो पुतिन को नियंत्रण बनाए रखने में मदद करता है। ईंधन हटाने से 1.5 मिलियन कब्जाधारियों की प्रायद्वीप पर रहने की इच्छा खत्म हो जाएगी। हम यहाँ एक स्तरित मध्यम दूरी की रणनीति देख रहे हैं जो रूस को हर मोर्चे पर जकड़ रही है। चोर्निहिव पुल पर हमले से यूक्रेन ने रूसी आपूर्ति और सैनिकों की आवाजाही को स्रोत पर ही रोक दिया है।
RR-280 हाईवे पर हमले रूस के क्रीमिया भेजे जा रहे वाहनों को अपंग कर देते हैं। क्रीमिया में तेल डिपो और टर्मिनलों पर हमलों से यूक्रेन वहां का ईंधन खत्म कर रहा है, जिससे कब्जे वाले क्षेत्रों में समस्याएं बढ़ रही हैं। क्रीमिया के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। यूक्रेन अपनी डी रूसीकरण रणनीति के अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है और रूस इसके खिलाफ कुछ भी करने में असमर्थ नजर आ रहा है। मिडिल रेंज अभियान से यह संभव हुआ। बेहेमत जैसे ड्रोन यूक्रेन के पास 1 साल पहले तक नहीं थे। अब ये ड्रोन रूस के फ्रंट पर मूवमेंट सीमित कर रहे हैं, क्योंकि ये कमांड सेंटर्स, लॉजिस्टिक्स और सैनिकों को तबाह कर रहे हैं। क्राइमिया, जो फ्रंट पर नहीं है, पहले सुरक्षित जगह मानी जाती थी, जहां से रूस सैनिक और उपकरण यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों में भेजता था। जैसे जैसे यूक्रेन के ड्रोन और ताकतवर और लंबी दूरी तक पहुंचने वाले होते जा रहे हैं, वह सुरक्षित जगह अब नर्क बन गई है। क्राइमिया पर सीधे हमले हो रहे हैं और ये उस लॉजिस्टिक्स लॉकडाउन प्रोग्राम का असर महसूस कर रहा है जो प्रायद्वीप की ईंधन आपूर्ति को रोक रहा है। ईंधन की भारी कमी है। मई के अंत से सेवास्तोपोल में वाहन चालकों को प्रति वाहन 20 लीटर ईंधन ही मिल रहा है और कंटेनर भरने पर पूरी तरह रोक है। क्राइमिया से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिनमें कतारें आंखों से ओझल होने तक फैली हुई हैं और इनके साथ साथ उन ईंधन ट्रकों के जलते हुए मलबे की तस्वीरें भी आ रही हैं जिन्हें प्रायद्वीप का समर्थन करना था। क्राइमिया के सभी पेट्रोल पंप अब पूरी तरह ईंधन से खाली हैं। यूक्रेन युद्ध फिर से उन 15 लाख कब्जाधारियों तक पहुंच रहा है जिन्हें पुतिन ने प्रायद्वीप भेजा था, लेकिन क्राइमिया की रणनीति इससे ज्यादा है। अलगाव ही लक्ष्य है। क्राइमिया के पेट्रोल पंपों पर कतारें इस अलगाव का स्पष्ट संकेत है। यूक्रेन ईंधन की आपूर्ति काट रहा है, लेकिन साथ ही वो उन रक्षा व्यवस्थाओं को भी बर्बाद कर रहा है जो पुतिन ने क्राइमिया में बनाई थी। प्रायद्वीप पर हमलों का अभियान पुतिन की क्राइमिया में स्थिति अस्थिर करने के लिए है। रणनीतिक रूप से क्राइमिया रूस के लिए सैन्य संपत्ति के तौर पर बेकार हो रहा है। हाँ, ड्रोन टीमें अब भी प्रायद्वीप से यूक्रेन के शहरों पर हमला कर सकती हैं। काला सागर बेड़ा पीछे हट गया है। अब यूक्रेन क्राइमिया और कब्जे वाले क्षेत्रों के बीच रसद मार्ग काट रहा है। सड़कों को काटना उस अलगाव की कुंजी है जिससे रूस के लिए क्राइमिया बेकार हो जाएगा। यूक्रेन के लिए यह सब पुतिन को प्रायद्वीप पर अपनी पकड़ छोड़ने के लिए मजबूर करने के बारे में है। अगर यूक्रेन दोबारा नियंत्रण पाता है तो वो बुदियांस्क, मारियुपोल जैसे कब्जे वाली बस्तियों तक पहुंचकर अजो सागर में मजबूत मौजूदगी बना सकता है। क्राइमिया मुख्य कड़ी और केंद्र बिंदु है। यूक्रेन और रूस दोनों जानते हैं और यूक्रेन ने प्रायद्वीप की लड़ाई में पहल की है। इन सब के साथ साथ ये बात भी जुड़ी हुई है कि क्राइमिया में रूसी सैन्य उपस्थिति बनाए रखना पुतिन की प्राथमिकता है। इसका मतलब यूक्रेन के हमलों का दबाव मुख्यतः प्रायद्वीप के नागरिकों और पुतिन की बनाई कठपुतली सरकार पर है। सरकार को समझाना पड़ रहा है कि पेट्रोल पंपों पर ईंधन क्यों नहीं है और रूस की रक्षा प्रणाली यूक्रेन के ड्रोन को क्यों नहीं रोक पा रही, चाहे क्राइमिया हो या कब्जे वाले इलाके। अब हम देख रहे हैं कि यूक्रेन उस चीज को जिसे पुतिन की सबसे बड़ी संपत्तियों में से एक माना जाता है, एक ऐसी बोझ में बदल रहा है जिसे पुतिन बनाए नहीं रख सकते। यूक्रेन क्राइमिया को घेर कर रूसियों को मुख्य भूमि पर हमले से रोकता है। यूक्रेन पुतिन को मुश्किल फैसले लेने पर मजबूर करता है। रूस अगर क्राइमिया में और अधिक रक्षा संसाधन भेजता है तो वह मोर्चे और अपने ही क्षेत्र के भीतर कमजोर हो जाता है। अगर यूक्रेन द्वारा नष्ट चीजों की भरपाई नहीं हुई तो क्राइमिया और हमलों के लिए असुरक्षित होगा, जिससे 15 लाख कब्जाधारियों के निकलने का संदेश और मजबूत होगा। चेनार ब्रिज कब्जे वाले क्राइमिया के लिए जीवन रेखा था। इसी कारण इसे जगुलर वेन कहा गया था। यूक्रेन ने नए ड्रोन से उस नस को काटा है। रूस दिन रात मरम्मत करेगा, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा। पुल फिर चालू हो भी जाए, बेहेमोत और उसके एफपी साथी दोबारा हमले को तैयार हैं। दक्षिणी यूक्रेन की कब्जे वाली सड़कों के किनारे खाइयों में अब नई तरह का मलबा जमा हो रहा है। ये ना तो शुरुआती युद्ध के जले टैंक हैं, ना ही वे बख्तरबंद काफिले हैं जो 2022 में कीव के उत्तर की सड़कों पर बिखरे थे। ये टैंकर और ईंधन ट्रक कभी रूस के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में थे। 4 साल बाद ये ट्रक अब लावारिस हैं। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि वही सड़कें जिनका कभी सैनिकों को आपूर्ति करने के लिए इस्तेमाल होता था, अब सिर्फ मौत के जाल बन गई हैं। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि यूक्रेन ने युद्ध में ड्रोन का हर तरह से सफल इस्तेमाल किया है। 4 साल बाद इसका उपयोग दूर से बारूदी सुरंग बिछाने में होने लगा।
ये रणनीतियां शांत रहती है और शायद ही कभी हवाई अड्डों पर मिसाइल हमले जैसे विस्फोट करती हैं। बारूदी सुरंग बिछाना सोशल मीडिया पोस्ट या वायरल वीडियो जैसा आकर्षक नहीं होता। ये ड्रोन खबरों में हैं क्योंकि ये रूस के लिए उतने ही खतरनाक हैं जितना लगता है। विडंबना ये है कि ड्रोन ड्रॉप माइनिंग की शुरुआत इसी युद्ध में रूस ने की थी। अब वही तरीका रूस पर ऐसे स्तर पर इस्तेमाल हो रहा है जिसकी मॉस्को ने कल्पना नहीं की थी। ये समझने के लिए कि ये क्यों मायने रखता है, आइए शुरू करते हैं इस बदलाव से कि यूक्रेन ने ड्रोन का इस्तेमाल कैसे किया है। इस युद्ध के ज्यादातर हिस्से में ड्रोन की कहानी एक शिकार की कहानी रही है। एक एफपीवी ड्रोन एक गाड़ी का पीछा करता है, एक कामिकाजे ड्रोन एक टैंक से टकराता है। ये सटीक, सस्ता और जानलेवा है। ये मुख्य रूप से एक बार में एक लक्ष्य मारने पर केंद्रित है। नया विचार दुश्मन की सेना का प्रवाह रोकना है। ये पारंपरिक गुरिल्ला रणनीति जैसी है जो सप्लाई लाइन काटती है, बस इस बार ड्रोन ऑपरेटरों का जोखिम कम है। मई के अंत में यूक्रेन के रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव ने इस रणनीति को लॉजिस्टिक्स लॉकडाउन नाम देकर एक विशेष कार्यक्रम की घोषणा की। उनके अनुसार इसका मकसद रूसी इलाकों पर हमलों को बढ़ाना और रूस की आक्रामक कार्रवाइयों की सप्लाई क्षमता खत्म करना था। ये कोई अस्पष्ट आकांक्षा नहीं थी। रक्षा मंत्रालय ने $113 मिलियन की सहायता उन ड्रोन ब्रिगेड्स को दी जिन्होंने रूसी लॉजिस्टिक्स पर हमला करने की क्षमता साबित की है। ये पैसा यूक्रेन की पॉइंट सिस्टम से वितरित होता है जो प्रदर्शन के आधार पर यूनिट्स को रैंक कर सर्वश्रेष्ठ क्रूज को अधिक संसाधन देता है। दूसरे चरण में इन मीडियम रेंज स्ट्राइक सिस्टम्स की थोक खरीद के लिए केंद्रीकृत टेंडर खुलेंगे और लक्ष्य खास दायरे में रहेगा। इन्हें यूक्रेन मिडिल स्ट्राइक्स कहता है, जो फ्रंट लाइन से 20 से 300 किलोमीटर पीछे रूसी ठिकानों पर हमला करते हैं। अधिकतर सप्लाई वहीं जमा हो जाती है जिससे फ्रंट लाइन की लाइफ लाइन कट जाती है, इससे पहले कि वे ट्रेंचेस तक पहुंचे। फ्योडोरोव ने कहा कि 2026 की शुरुआत से यूक्रेन ने रूसी लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउस, डिपो और कमांड पोस्ट्स को तबाह करने की रफ्तार 4 गुना बढ़ाई है। मुख्य बात यह है कि लॉजिस्टिक्स रूस की स्ट्राइक क्षमता को प्रभावित करते हैं। ज्यादा लॉजिस्टिक्स तबाह होने पर यूक्रेन को कम रक्षा करनी होगी। जो आंकड़े बताए गए हैं वे चौंकाने वाले हैं, लेकिन इन्हें तयशुदा तथ्य मानने के बजाय यूक्रेनी दावे के रूप में देखा जाना चाहिए। अक्टूबर 2025 में फ्योडोरोव ने कहा था कि रूस हर कब्जे वाले वर्ग किलोमीटर में लगभग 67 सैनिक खो रहा है। अप्रैल 2026 तक ये आंकड़ा बढ़कर 169 हो गया था। यूक्रेन का अनुमान है कि 2026 के मध्य में हर महीने 35,000 से अधिक सैनिक मारे गए या गंभीर रूप से घायल हुए। फ्योदोरोव ने इस सफलता का एक हिस्सा रूसी बलों के लिए स्टारलिंक टर्मिनल्स को निष्क्रिय करने को भी बताया, जिससे उनकी कनेक्टिविटी कट गई जबकि उनकी आपूर्ति भी खत्म हो रही थी। ये रणनीति केवल यूक्रेन का प्रचार नहीं है। युद्ध अध्ययन संस्थान, एक प्रतिष्ठित अमेरिकी संघर्ष निगरानी संगठन ने भी इसका आकलन किया है। यूक्रेन के मध्यम दूरी हमलों से पारंपरिक लॉजिस्टिक्स जटिल हो गए, जिससे मॉस्को अब पहले जैसी बड़ी सेना और आपूर्ति आगे नहीं भेज पा रहा था। साधारण शब्दों में, अब पीछे का इलाका सुरक्षित नहीं रहा। जहां सेना को आराम मिलना था, अब वो मौत का इलाका बन गया है। रूसी सूत्रों ने क्रीमिया तक जमीनी गलियारे में, खासकर मारियोपोल और मेलिटोपोल को जोड़ने वाले हाईवे के पास ड्रोन से बारूदी सुरंगें गिराए जाने की रिपोर्ट दी है। अमेरिका में बने हॉर्नेट ड्रोन द्वारा किए गए ताजा हमलों की लहर और M4 मार्ग पर बिखरी बारूदी सुरंगों के संदेह के साथ, जो मारियोपोल से चौंगार तक जाता है, कब्जा करने वाले अधिकारियों ने एक गंभीर गलती कर दी। उन्होंने हाईवे का एक हिस्सा बंद कर ट्रकों का रास्ता क्रीमिया की ओर बदल दिया। समस्याएं वहां से फैल गईं। मई के अंत में कब्जा किए गए खेरसोन के रूसी गवर्नर व्लादिमीर साल्दो ने बताया कि एक ड्रोन ने RR 280 मार्ग पर और किनारे बारूदी सुरंगें गिराईं। रूस की नोवरोसिया हाईवे खेरसोन जापोरिजिया सीमा के पास है। बताया गया कि एक कामाज ट्रक नष्ट हुआ, कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए और सड़क का हिस्सा बंद हुआ। ये ठीक कुछ दिन बाद हुआ जब साल्दो ने अस्थायी रूप से उसी मार्ग पर मालवाहक यातायात सीमित किया था, जब यूक्रेनी हमलों ने क्रीमिया जा रहे ईंधन टैंकरों और ट्रकों में आग लगा दी थी। रुकिए और ध्यान दीजिए कि ये सब कौन रिपोर्ट कर रहा है। ये यूक्रेनी प्रचार चैनल नहीं है, ये खुद रूसी कब्जा अधिकारी हैं। वे लोग जिनका पूरा काम नियंत्रण की छवि पेश करना है। जब वही लोग सड़क बंद और ट्रकों के नष्ट होने की बात करते हैं, तो ये बाधा असली होने का विश्वसनीय संकेत है। असल में काम कौन कर रहा है? केंद्र में FPFP-2 ड्रोन है, जिसे यूक्रेनी कंपनी फायर पॉइंट ने बनाया है।
ये उस मिडिल स्ट्राइक क्लास से संबंधित है और इसके डिजाइन संबंधी फैसले लगभग पूरी तरह उस रणनीति के अनुरूप हैं जो इसमें शामिल है। जहां फायर पॉइंट के पहले लॉन्ग रेंज ड्रोन FP-FP1 की उड़ान क्षमता हैरान कर देने वाली 1600 किलोमीटर थी, वहीं FP-FP2 ने लगभग सारी रेंज छोड़ दी है ताकि ये लगभग 200 किलोमीटर की रेंज हासिल कर सके। इसके बदले ये लगभग 105 किलोग्राम का भारी वारहेड ले जाता है और ऑपरेटर को असली नियंत्रण देता है। सिर्फ 18 मिनट में तैयार होने वाला ये लॉन्च सेटअप FP-FP1 की डीप स्ट्राइक और भारी स्ट्राइक प्लेटफॉर्म्स के बीच की खाई को भरता है। रिमोट माइनिंग के लिए FP-FP2 दो वर्जन में आता है। पहला वर्जन स्वायत्त रूप से उड़कर पहले से ज्ञात निर्देशांकों पर मौजूद स्थिर लक्ष्यों को मारता है। दूसरा ऑपरेटर रेडियो लिंक से लाइव वीडियो फीड के जरिए नियंत्रित करता है, जिससे पायलट चलती चीज का पीछा कर सके। ये वैसे ही है जैसे आप FPV ड्रोन उड़ाते हैं, फर्क इतना है कि ये बड़ा और ज्यादा घातक है। नियंत्रण ही माइंस बिछाने की कुंजी है। FP2 के माइंस बिछाने और रियर एरिया मिशनों में इस्तेमाल की परोक्ष पुष्टि फायर पॉइंट के सह संस्थापक डेनिस श्लेमॉन ने की थी। यूक्रेन ने इन मिड रेंज ड्रोन पर सोवियत युग की SS-5 अनगाइडेड रॉकेट्स लगानी शुरू की है, जिससे ये ड्रोन लक्ष्यों से सीधे टकराए बिना जमीनी लक्ष्यों पर हमला कर सकते हैं। पहला वीडियो क्रीमिया में रूसी मोबाइल एयर डिफेंस ग्रुप के खिलाफ आया। माइनिंग के लिए ये ड्रोन एक अकेले बम से ज्यादा चतुर व्यवस्था ले जाते हैं। रूसी वीडियो के अनुसार यूक्रेन हवाई माइन डिस्पेंसर तैनात कर रहा है, जो बारूदी सुरंगों से भरे कंटेनर होते हैं जिन्हें एक ही चक्कर में सड़क के एक हिस्से में बिखेरा जा सकता है। कहा जाता है कि बड़े वर्जन में 48 और छोटे में करीब 10 बारूदी सुरंगें होती हैं। इन्हें सिर्फ फिक्स्ड विंग ड्रोन FP-FP2 ही नहीं बल्कि भारी बाबा यागा मल्टीकॉप्टर में भी तैनात किया जा सकता है, जो रात के ऑपरेशन के लिए हैं। ये जानना जरूरी है कि इसमें कुछ भी इम्प्रोवाइज्ड या नया नहीं है। एक रिपोर्टर ने 2024 में से देखा था। चासिव यार में यूक्रेन की 23वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के साथ यात्रा के दौरान उन्होंने ऑपरेटरों को बम गिराने वाले ड्रोन से रूसी सप्लाई रूट्स पर एंटी टैंक माइंस गिराते देखा। ये भी सच है कि FPV ड्रोन का टैंकों पर एंटी टैंक माइंस गिराने में पहले भी इस्तेमाल हुआ है। तो जहां तक तकनीक की बात है, वो खुद में कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस प्रोग्राम का पैमाना और इसकी महत्वाकांक्षा जरूर नहीं है। इस समय यूक्रेन के पास एक ही कंट्रोल स्टेशन से एक साथ कई ड्रोन को तैयार करने की क्षमता है। यही तर्क फिक्स्ड विंग बॉम्बर्स से माइंस बिछाने पर भी लागू होता है, क्योंकि जरूरी हिस्से पहले से हैं, बस पैकेज अलग है। अब खुद माइंस के बारे में जानकारी ज्यादातर रूसी स्रोतों से आती है, इसलिए असल में क्या इस्तेमाल हो रहा है इसकी सही तस्वीर मिलना काफी मुश्किल है। संभावना है कि यूक्रेन ज्यादातर एंटी टैंक और एंटी पर्सनल माइंस का इस्तेमाल करेगा, जो उसकी मौजूदा भंडार से बची हुई सप्लाई हैं। वैकल्पिक रूप से वो संशोधित सोवियत माइंस का इस्तेमाल कर सकता है, फिर उन्हें ड्रोन पर बांधकर देरी से विस्फोट करने वाले उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। स्वतंत्र तस्वीर ढीली है, पर वही दिशा दिखाती है। एक विश्लेषक ने कहा कि ये माइंस 3D प्रिंटेड मोल्ड्स हैं, जिनमें मोशन सेंसिटिव या मैग्नेटिक फ्यूज लगे हैं और इनमें वाहन निष्क्रिय करने लायक विस्फोटक हैं। निष्क्रिय करना ही मुख्य बात है। इन माइंस को कुछ नष्ट नहीं करना होता, सिर्फ एक ट्रक को निष्क्रिय कर देना ही जीत है। सोचिए कि एक फंसा हुआ ट्रक सप्लाई रोड पर क्या करता है। वो लेन को ब्लॉक कर देता है, वो उसके पीछे आने वाली हर चीज को रुकने के लिए मजबूर कर देता है। ये एक बैकअप बनाता है, एक झुंड जिसमें कई वाहन खुले हाईवे पर एक साथ खड़े हो जाते हैं। और यही वो स्थिर लक्ष्य है जिसके बारे में एक ड्रोन ऑपरेटर सपना देखता है। माइंस को बस काफिले का अगला हिस्सा थोड़ी देर रोकना होता है ताकि कुछ और काम तमाम कर दें। 2022 में देखा गया 42 मील लंबा मशहूर टैंक काफिला याद कीजिए। यही रूस की सप्लाई लाइनों पर भी हो सकता है, क्योंकि सस्ते ड्रोन और पहले से उपलब्ध तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। रूसी लोग इसे समझते हैं, उनके सैन्य ब्लॉगर्स भी चेतावनी दे रहे हैं। एक प्रमुख रूसी युद्ध ब्लॉगर्स जो मिलिट्री इन्फॉर्मेंट नाम से लिखते हैं, ने चेतावनी दी कि सड़कों पर नियमित रूप से बिछाई गई छोटी छोटी बारूदी सुरंगें भी पूरी तरह से परिवहन को ठप कर सकती हैं, क्योंकि बार बार जांच और बारूदी सुरंग हटाने के लिए ट्रैफिक को रोकना पड़ता है। उस असमानता पर सोचें। एक कामिकाजे ड्रोन सिर्फ एक वाहन को निशाना बनाता है। सड़कों पर बिखरी हुई बारूदी सुरंगों का एक समूह उस सड़क का इस्तेमाल करने वाले हर वाहन के लिए अनिश्चित काल तक खतरा बना रहता है, जब तक कि कोई उन्हें साफ नहीं कर देता। सिर्फ एक खेप गिरा देने से पूरी हाईवे बंद हो सकती है। आर्चएंजल ऑफ स्पेशल फोर्सेस नाम से पोस्ट करने वाले एक रूसी युद्ध ब्लॉगर ने कहा कि करीब 1 महीने से लॉजिस्टिक्स बाधित होने से पीछे के इलाकों से लेकर अग्रिम मोर्चे तक की आपूर्ति प्रभावित है।
इन सब का सबसे बड़ा सबूत इंसानी स्वभाव है। कब्जे वाले क्रीमिया के भीतर की रिपोर्टों के मुताबिक ईंधन ट्रक चालकों ने बिना सुरक्षा गारंटी सफर करने से इनकार किया है। ऐसी गारंटियां हैं जो कोई दे नहीं सकता। बारूदी सुरंग बिछाने का अभियान इतना बढ़ गया है कि अब इन सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए पैसे पाने वाले लोग भी चलना नहीं चाहते। लेकिन बारूदी सुरंगें बस एक परत हैं। उस पर बात करने से पहले द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें। हमारे पास और विश्लेषण हैं और हम रोज जरूरी खबरों के वीडियो पोस्ट करते हैं। फिर से दूरस्थ बारूदी सुरंग बिछाने के अभियान पर लौटते हैं। ये यूक्रेन का पहला हमला करने का तरीका है। इस स्थिति की कल्पना करें। एक रूसी ड्राइवर जो दक्षिण की ओर सामान ले जा रहा है, अब केवल एक ही खतरे का सामना नहीं कर रहा है। वो एक ऐसी जगह से गुजर रहा है जो बहुस्तरीय अवरोध क्षेत्र बन चुकी है। उसके ऊपर FPV एम्बुश ड्रोन गिरने के लिए तैयार हैं। वहां AI सक्षम स्ट्राइक ड्रोन भी हैं जो लक्ष्य की पहचान कर सकते हैं और डराने वाली स्वायत्तता के साथ उस पर लॉक कर सकते हैं। सड़क की सुरक्षा के लिए तैनात वायु रक्षा प्रणालियां खुद शिकार बन रही हैं और अब उसके पहियों के नीचे सड़क की सतह पर बारूदी सुरंग होने की लगातार संभावना है। हवा से भी खतरा है और जमीन से भी। एक ही सड़क पर दोनों तरफ से एक साथ खतरा है और इसकी पहुंच ही इस कहानी का शांत लेकिन चौंकाने वाला पहलू है। मारियोपोल और मेलिटोपोल के बीच M14 मार्ग मोर्चे से लगभग 100 से 150 किलोमीटर पीछे स्थित है। इतनी दूर बारूदी सुरंगें बिछाने के लिए यूक्रेन को फिक्स्ड विंग ड्रोन या लंबी दूरी की प्रणालियां चाहिए, जैसे FP-FP2 मिड स्ट्राइक प्लेटफॉर्म। अब खतरा सिर्फ संपर्क रेखा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दक्षिण में रूस के पूरे पीछे के इलाके तक फैल गया है। अगर आपको सबूत चाहिए कि ये सच में काम कर रहा है, तो क्रीमिया के पेट्रोल पंपों की घटनाएं देख लें। 2026 की शुरुआत में ही प्रायद्वीप पूरी तरह से ईंधन संकट की चपेट में आ गया था। मॉस्को समर्थित गवर्नर सर्गेई एक्सियोनोव ने पेट्रोल पर सीमाएं लगाईं और कहा कि अब फ्यूल कूपन से ही खरीदारी होगी। सेवास्तोपोल में, जहां रूस का काला सागर बेड़ा है, गवाहों ने पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें और कई दिनों से पेट्रोल न मिलने की बात कही और आधिकारिक स्पष्टीकरणों से सच्चाई सामने आ गई। रूसी अधिकारियों ने बताया कि नोवोरोसिया हाईवे पर यूक्रेनी ड्रोन ने ईंधन ट्रकों पर हमला किया जो रूस को क्रीमिया से जोड़ता है। क्रीमिया और सेवास्तोपोल के गवर्नरों ने माना कि समस्या ठीक करने में कम से कम 30 दिन लगेंगे और एक ने जनता से ना घबराने की अपील की। ये विवरण पूरी रणनीति को जोड़ता है और सीधे रूसी पक्ष से आता है। सुरक्षा कारणों से क्रीमिया पहुंचाने के लिए ईंधन क्रीमियन ब्रिज से नहीं ले जाया जाता। कुछ पेट्रोल कर्च जलडमरू मध्य फेरी से मौसम पर निर्भर होकर जाता है, जिससे ईंधन की आपूर्ति प्रभावित होती है। विशेष रूप से वो जमीनी गलियारा जो उन बारूदी सुरंगों से भरी और ड्रोन के निशाने पर रहने वाली सड़कों से होकर गुजरता है, सिर्फ कई विकल्पों में से एक नहीं है, बल्कि वही मुख्य धमनी है और यूक्रेन ने ठीक ठीक जान लिया है कि कहां दबाव डालना है। इस अभियान का असर अब आम लोगों की जिंदगी तक पहुंच गया है। ये सिर्फ ट्रकों की नष्ट श्रृंखला नहीं है। पेट्रोल पंपों पर लाइनें लगी हैं, राशन कूपन मिले हैं और 30 दिन की समय सीमा है जिसकी कोई गारंटी नहीं। जब हाईवे पर जंग का असर सेवास्तोपोल में आम नागरिक की खाली कार टंकी में दिखता है, तो ये सिर्फ रणनीति नहीं, रणनीतिक प्रभाव भी बन जाता है। तो रूस इस बढ़ती ड्रोन गतिविधि का जवाब कैसे दे रहा है? इसका जवाब कहीं कहीं तो बेहद हताशा भरा है और कहीं कहीं लगभग हास्यास्पद भी। इस जंग का एक दिलचस्प पहलू है कि रूसी सेना ने अपने ट्रकों पर मोटी काली सफेद धारियों वाले पैटर्न पेंट करने शुरू किए हैं। सैन्य इतिहास जानने वाले तुरंत पहचानेंगे, ये डेजल कैमोफ्लाज है जो नौसेनाओं ने पहले विश्व युद्ध में युद्ध पोतों पर अपनाया था। उस समय ये अजीब ज्यामितीय धारियां पेरिस्कोप से देखने वाले को भ्रमित करने के लिए बनाई जाती थीं, ताकि जहाज की गति, दिशा और दूरी का अंदाजा लगाना कठिन हो और सही निशाना लगाना मुश्किल हो। लेकिन इसमें एक समस्या है, रसियों ने शायद इसे पूरी तरह गलत समझा है। यूक्रेन के ड्रोन में लगे आधुनिक AI टारगेट सिस्टम रेंज और मूवमेंट का अनुमान पुराने नौसैनिक तोपची जैसे नहीं लगाते। मशीन विजन इंसानी आंख जैसा नहीं होता और कई ड्रोन थर्मल इमेजिंग का उपयोग करते हैं जो पेंट नहीं, सिर्फ गर्मी देखते हैं। एक ड्रोन ऑपरेटर जो थर्मल कैमरा से देख रहा है, वो शायद उन धारियों को बिल्कुल भी ना देख पाए। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि सड़क सुरक्षा के लिए वायु रक्षा प्रणालियां लाई गईं, जो कई बार उल्टा असर कर गईं। एक बार यूक्रेन की स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस ने 2 रूसी टोर M2 वायु रक्षा प्रणालियों पर हमला किया। एक पर हमला तब हुआ जब उसे ट्रैक्टर से M14 हाईवे पर बर्द्यांस्क के पास ले जाया जा रहा था।
रूस इन आपूर्ति मार्गों को लेकर इतना चिंतित है कि वो अपनी कीमती वायु रक्षा प्रणालियों को उनकी सुरक्षा के लिए तैनात कर रहा है। ऐसा करते हुए वो उन्हीं प्रणालियों को उन्हीं ड्रोन के सामने ला रहा है जिन्हें रोकने भेजा गया था। हालांकि एक उपाय सच में मदद कर सकता है। रूस सड़कों के ऊपर जाल बिछा सकता है, वही ड्रोन रोधी सुरंगें जो पहले ही मोर्चे के पास की हाईवे पर दिखने लगी हैं। ड्रोन के खिलाफ ये जाल काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भूगोल मॉस्को के खिलाफ है। कुछ 100 मीटर की मोर्चे की सड़क ढंकना अलग बात है, उस सुरक्षा को सैकड़ों किलोमीटर लंबी हाईवे पर फैलाना कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। और ये सब के पीछे छुपे बड़े इनाम की ओर इशारा करता है खुद क्रीमिया। यूक्रेन ने क्रीमिया के आसपास रूसी वायु रक्षा और लंबी दूरी की मारक प्रणालियों को दबाने के लिए भारी संसाधन जुटाए हैं, और इसमें एक तार्किक क्रम है। एक बार जब ये रक्षा प्रणालियां नष्ट हो जाती हैं, तो जिन उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों की वे रक्षा कर रही थीं, जैसे कि एयरबेस और मिसाइल लॉन्चर, वे कहीं अधिक असुरक्षित हो जाते हैं। सड़कों पर बारूदी सुरंगें और हमले रूस को ट्रकों की सुरक्षा के लिए वायु रक्षा प्रणाली इस्तेमाल करने पर मजबूर करते हैं, जिससे उनके अहम ठिकाने ज्यादा असुरक्षित हो जाते हैं। और जैसे जैसे जमीनी गलियारा कमजोर और अविश्वसनीय होता जाता है, रूस को कर्च पुल पर निर्भर होना पड़ता है, जो कि क्रीमिया को मुख्य भूमि से जोड़ने वाली कुछ बची हुई प्रमुख लाइनों में से एक है, और जिस पर यूक्रेन पहले ही कई बार हमला कर चुका है। संभव है कि ये सिर्फ समय की बात है जब कोई बड़ा मिसाइल पुल पर लगेगा और उसे लगभग बेकार कर देगा, और उस स्थिति में क्रीमिया वास्तव में बाकी रूस से पूरी तरह कट सकता है। और यही वजह है कि ये अभियान इतना शानदार और प्रभावी है। यूक्रेन उस गलियारे की लॉजिस्टिक लागत बढ़ाने या हाईवे का थोड़ा हिस्सा कब्जाने की कोशिश कर रहा है। उसे बस इतना करना है कि उस सड़क का इस्तेमाल करना महंगा बना दे। अगर हर ट्रक को ज्यादा समय लगता है और अगर काफिलों का रास्ता साफ करके उन्हें सुरक्षा दस्ते के साथ ले जाना पड़ता है, तो सड़क नक्शे पर तो खुली रह सकती है, लेकिन असल में लगभग बेकार हो जाएगी। हमें पता था रूस की आर्थिक हालत खराब हो गई थी। पुतिन ने 4 साल से ज्यादा समय तक देश की अर्थव्यवस्था को पंगु कर जबरन सैन्य औद्योगिकीकरण की ओर मुड़ा, जिसमें तेल, गैस और हथियारों के अलावा बाकी सब कुछ कुर्बान किया गया। हमें नहीं पता था रूस में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि सोवियत आर्थिक पतन भी अब बेहतर लगता है। रूस में इस समय कुछ ऐसा हो रहा है जो हमने 30 साल में नहीं देखा। क्रेमलिन और केंद्रीय बैंक की क्या प्रतिक्रिया है? रूसी पैसे को इतना नष्ट करना कि आम लोगों को पुतिन की जंग की भारी कीमत चुकानी पड़े। रूस की सेनाएं युद्ध में कमजोर हो रही हैं। असली नुकसान रूस के भीतर है, क्योंकि आम लोग पुतिन पर भरोसा खो चुके हैं। समझने के लिए देखना होगा कि रूसी उपभोक्ता अभी अपने पैसों से कैसे पेश आ रहे हैं। क्रेमलिन के लिए ये अच्छा नहीं है। 8 जून की एक रिपोर्ट में यूरोमाइदान प्रेस ने खुलासा किया कि मई 2026 में रूसियों ने अपने बैंक खातों से लगभग 5.2 अरब डॉलर नगद निकाले। अरबों डॉलर रूस की बैंकिंग से निकलकर लोगों के पास पहुंच गए। ये आंकड़ा अहम है क्योंकि 1995 में रिकॉर्ड शुरू होने के बाद रूस में एक महीने में इतनी बड़ी नगद निकासी पहली बार हुई है। मई में नगद निकासी ने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है और ये पहली बार नहीं हुआ है। ये रूस में महीनों से दिख रहे पैटर्न की चरम स्थिति है। 8 जून की रिपोर्ट में यूनाइटेड 24 मीडिया ने बताया कि 14.8 अरब डॉलर के रूसी बैंक नोट जनवरी से चलन में जोड़े गए हैं, जिसका मतलब है कि 2026 में हर महीने औसतन 2.96 अरब डॉलर रूसी बैंकों से निकाले जा रहे हैं। हैरानी ये है कि मई रूस के लिए इस साल का सबसे बुरा महीना नहीं है। मई 2026 पिछले 30 सालों में सबसे रिकॉर्ड तोड़ मई रहा। अप्रैल में रूसियों ने अपने बैंक खातों से 9.2 अरब डॉलर निकाले थे। मार्च भी मई से ज्यादा पीछे नहीं था, क्योंकि 4.1 अरब डॉलर रूसी बैंकिंग सिस्टम से निकलकर रूसी लोगों की जेबों में चले गए। हम यहाँ जो देख रहे हैं, ऐसी नकद निकासी कोविड-19 महामारी के शुरुआती महीनों के बाद नहीं देखी गई थी। ये वही है जिसे पुतिन नहीं देखना चाहते थे। आम रूसी लोगों का अपने बैंकिंग सिस्टम से भरोसा उठ गया है। और सच कहूं तो रूस के लोगों को जो वे अभी कर रहे हैं उसके लिए दोष देना मुश्किल है। रूसी बैंकिंग में ऐसा कुछ खास नहीं है जो लोगों को बचत खातों में पैसे रखने के लिए आकर्षित करे। रूस में बेस ब्याज दर 14.5% होने के बावजूद बैंकों की बचत खातों पर ब्याज इतनी कम है कि पैसे रखना बेकार लगता है। घर परिवार नगद में पैसे रखना पसंद कर रहे हैं,
क्योंकि जब वो पैसा बैंक खाते में रखा जाता है तो उससे उन्हें कोई खास फायदा नहीं होता। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। ब्याज दर की समस्या के पीछे एक बढ़ती हुई स्थिति छुपी है जो रूस के पूरे बैंकिंग सेक्टर को प्रभावित कर रही है। 17 मई को कीव पोस्ट ने एक दिलचस्प लेख प्रकाशित किया जिसमें खुलासा किया गया कि रूस की बैंकिंग व्यवस्था बहुत बुरी हालत में है। प्रो क्रेमलिन सेंटर फॉर मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एंड शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग CMACP के आंकड़ों के अनुसार रूस के बैंकिंग सेक्टर में टॉक्सिक और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 10% से अधिक हो गए हैं। ये इसलिए मायने रखता है क्योंकि लगातार 3 महीने तक इस सीमा को पार करना किसी भी देश में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के लिए एक सिस्टमैटिक बैंकिंग संकट घोषित करने के लिए काफी है। रूसी सरकारी बैंक समस्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इन विनाशकारी संपत्तियों और उनके साथ आने वाले डिफॉल्ट्स को कृत्रिम ऋण पुनर्गठन कार्यक्रमों के जरिए छुपाया जा रहा है, जिन्हें इस तरह से बनाया गया है कि बैंक असलियत में जितनी मजबूत स्थिति में है उससे कहीं ज्यादा मजबूत दिखें। इस छुपाने के लिए गैर निष्पादित कॉरपोरेट ऋणों को चुना जाता है, जिसने अब तक उन प्रकार के बैंक ऋण को रोक रखा है जो पूरे वित्तीय संस्थानों को पंगु बना सकते हैं। लेकिन ऐसे बैंक ऋण आने वाले हैं। आंकड़े सब कुछ बताते हैं। सिर्फ नकद निकासी की अधिकता ही नहीं बल्कि इससे रूस के केंद्रीय बैंक को घबराहट हुई है। CMACP के अनुसार कॉरपोरेट तरलता इतनी घट गई है कि करीब आधे रूसी उद्यम अपने साझेदारों से गंभीर भुगतान देरी का हवाला देते हैं, जिससे ऋण चुकाना और मुश्किल हो जाता है। यहाँ ताश का महल है जिसकी ओर तेज तूफान बढ़ रहा है। जो हम यहाँ देख रहे हैं वह एक बहु महीने तक चलने वाले बैंक रन की शुरुआत जैसा लग रहा है। बैंकों से अरबों की निकासी गलत है। अगर इतनी निकासी एक बैंक पर केंद्रित हो जाए तो रूस में पूरे वित्तीय संस्थान ढह सकते हैं। औसत रूसी नागरिक और व्यवसायी डरे हुए हैं और उन्हें डरना भी चाहिए। रूसी बैंकिंग की स्थिति से आगे लोग अपनी बचत खोने से डर रहे हैं, आंशिक रूप से संभावित बैंक गिरावट के कारण, लेकिन साथ ही क्रेमलिन द्वारा रूस के वित्तीय संचालन पर अपनी बढ़ती पकड़ के कारण भी। यहां तक कि इंटरनेट भी इसमें भूमिका निभा रहा है। जैसे ही पुतिन और अधिक इंटरनेट बंदी की मांग करते हैं, कथित तौर पर रूस को यूक्रेनी ड्रोन के खतरे से निपटने में मदद करने के लिए। असल में यूक्रेन की सफलता के सोशल मीडिया सबूतों की मात्रा कम करने के लिए। लाखों रूसी अक्सर खुद को घंटों और कभी-कभी दिनों तक अपने बैंक खातों तक पहुंच के बिना पाते हैं। हालांकि कहानी इससे भी गहरी है। रूस युद्ध जारी रखने के लिए अपने सबसे पवित्र वित्तीय साधनों में से एक को खत्म करने की तैयारी में है। रूसी नहीं चाहते कि क्रेमलिन की चाल से वे चौंके, लेकिन हम अभी उस पर नहीं जाएंगे। रूसियों के अलावा जो रोजमर्रा के खर्चों के लिए ज्यादा नकद रखना चाहते हैं, पुतिन के अचानक इंटरनेट बंद करने के डर से रूस के छोटे और मध्यम व्यवसाय भी बैंकिंग सिस्टम से अधिक नकद निकाल रहे हैं। रूस के केंद्रीय बैंक ने यह प्रवृत्ति पहचानी है। इन व्यवसायों ने 2026 के नए कर नियमों के अनुसार खुद को ढालना शुरू किया है ताकि क्रेमलिन उनसे ज्यादा पैसा ले सके, जबकि वे पहले से ही पुतिन की वजह से आर्थिक संकट में हैं। अगर ऐसा ही रहा तो केंद्रीय बैंक के मुताबिक रूस के कई छोटे व्यवसाय छाया अर्थव्यवस्था में आ सकते हैं। इसका मतलब है कि ज्यादा व्यवसाय रूस की कर प्रणाली से बचने और सिर्फ नगद में अनौपचारिक रूप से काम करने की कोशिश करेंगे ताकि पुतिन द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण जारी रखने के लिए मांगे जा रहे बेहुदा टैक्स से बच सके। कई स्पष्ट कारण हैं जिनसे छोटे व्यवसाय कर संबंधी मुद्दों के अलावा भी ऐसा करने का विकल्प चुनते हैं। मॉस्को टाइम्स ने 15 मई को रिपोर्ट किया कि बढ़े हुए टैक्स के साथ साथ कमजोर उपभोक्ता मांग, ऊंची कीमतें और 2023 के बाद रूस की पहली आर्थिक गिरावट भी जुड़ गई है। इस घातक मिश्रण का असर ये हुआ है कि 2026 की पहली तिमाही में रूस में 2,09,000 छोटे और मध्यम व्यवसाय बंद हो गए, जो साल दर साल 9% की बढ़ोतरी है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस में छोटे मध्यम व्यवसायों में खुदरा, खाद्य सेवा और ब्यूटी सैलून सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। ये व्यवसाय नगद भुगतान पर चल सकते हैं। हमें हैरानी है कि इनमें से कितने रूस की छाया अर्थव्यवस्था में चले गए होंगे। मार्च की इंटेलर न्यूज रिपोर्ट के अनुसार कुछ बंद व्यवसायों ने शायद यह बदलाव किया होगा। आउटलेट के अनुसार ब्यूटी सेक्टर की छाया
अर्थव्यवस्था 65.9% बढ़ी है। वाहन मरम्मत में रूस ने 59.5% की वृद्धि देखी है और रूस के होटल सेक्टर में छाया अर्थव्यवस्था की गतिविधियों में 58.6% की बढ़ोतरी हुई है। पुतिन के लिए यूक्रेन पर हमले में सफलता सबसे अहम है। ऐसे में कई कंपनियों का रूसी अर्थव्यवस्था छोड़ना उनके लिए बुरा सपना है। हर छाया अर्थव्यवस्था का उद्यम वह व्यवसाय है जो क्रेमलिन को टैक्स नहीं देता, जिससे पुतिन के युद्ध कोष से भारी रकम बाहर जा रही है। लेकिन रूस के नेता वास्तव में क्या उम्मीद कर सकते हैं? उन्होंने अपने मामले की मदद नहीं की है, जैसे कि रूस का वैल्यू एडेड टैक्स 20% से बढ़ाकर 22% कर देना। साथ ही क्रेमलिन की नियमित इंटरनेट बंदी कंपनियों के लिए स्थिर व्यापार माहौल बनाने में मदद नहीं कर रही है, खासकर जो पहले केवल नगद लेन देन नहीं करती थीं। असंतोष पहले से ही उभर रहा है, क्योंकि रूस टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे ऐप्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा रहा है। जब इसमें इंटरनेट बंदी जुड़ती है, जैसे 2026 की पहली तिमाही के दौरान मॉस्को में महीनों तक चला आंशिक इंटरनेट शटडाउन, तो रूसी वित्तीय व्यवस्था में भरोसा पूरी तरह टूट जाता है। आखिरकार सब कुछ भरोसे पर निर्भर है। रूस में लोग और व्यवसाय अब बैंकों पर भरोसा नहीं करते, इसलिए वे रिकॉर्ड स्तर पर पैसे निकाल रहे हैं। और कंपनियां भी निश्चित रूप से क्रेमलिन पर भरोसा नहीं करती कि वह उनके हित में काम करेगा, क्योंकि उन्हें उस युद्ध का वित्तीय बोझ उठाने के लिए मजबूर किया जा रहा है जिसे पुतिन ने शुरू किया था। क्रेमलिन खुश नहीं है, बैंक भी खुश नहीं है, और दोनों मिलकर रूस के लोगों और व्यवसायों को वही करने से रोकने के लिए बेताब कोशिश कर रहे हैं जो वे कर रहे हैं। गहराई में जाने से पहले यह है द मिलिट्री शो, जहां हम आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं, सिर्फ सुर्खियां नहीं। यूक्रेन युद्ध और रूस के डगमगाते समाज में हर विकास पर आगे रहने के लिए सब्सक्राइब करें। तो रूस का सेंट्रल बैंक ये नगद की भारी निकासी रोकने की कोशिश कर रहा है। यूरोमैदान प्रेस के अनुसार 1 जून को सेंट्रल बैंक ने एटीएम निकासी पर नए नियंत्रण लगाए, ताकि रूसी लोग अपने पैसे का उपयोग कैसे करते हैं इसे नियंत्रित किया जा सके। नए नियम रूस के बैंकों को ग्राहक की नगद निकासी पर नजर रखने की शक्ति देते हैं। कोई भी निकासी जिसे संदिग्ध माना जाता है, जैसे कम समय में कई बार निकासी करना या लंबे समय तक निष्क्रिय रहने के बाद बड़ी रकम निकालना, उससे खाते को ब्लॉक या निलंबित किया जा सकता है जब तक कि उसकी समीक्षा न हो जाए। एक सुपर स्मार्ट केंद्रीय बैंक के रूप में जब भरोसे का संकट पूरे रूसी बैंकिंग उद्योग में फैल रहा है और लोग जमा राशि तक पहुंच को लेकर चिंतित हैं, तो आपका हल है उन्हें जमा राशि तक पहुंच न देने की धमकी देना। ऐसा लगता है जैसे बैंक अपने ग्राहकों की गतिविधियों को नियंत्रित करने की कोशिश में खुद को ही नुकसान पहुंचाने पर तुले हुए हैं। यहां हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि रूसी उपभोक्ताओं और व्यवसायों की जरूरतों और इच्छाओं की तुलना में बैंकिंग सिस्टम की स्थिरता को प्राथमिकता दी जा रही है। इसका अंजाम अच्छा नहीं हो सकता। 2026 भर रिकॉर्ड तोड़ निकासी का कारण बने अविश्वास और असहमति अब और बढ़ेंगे, क्योंकि केंद्रीय बैंक साफ कर रहा है कि लोगों के पैसे पर नियंत्रण खुद लोगों से ज्यादा उसी का है। जहां तक क्रेमलिन की बात है, वह कहीं ज्यादा छुपे हुए और खतरनाक तरीके से नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। रूसी व्यवसायों का छाया अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना आश्चर्यजनक नहीं है, खासकर पुतिन द्वारा बनाई गई कंपनियों की स्थिति को देखते हुए। क्रेमलिन को कम टैक्स मिलने के संकट पर उसकी प्रतिक्रिया चौंकाने वाली रही है। अब वह लोगों की पेंशन पर नजर रखे हुए है। ये बुजुर्गों और अपने भविष्य की तैयारी कर रहे लोगों की पेंशन को निगल जाएगा, ताकि पुतिन की यूक्रेन पर हमले के लिए पैसे की अंतहीन भूख को पूरा किया जा सके। 8 जून की रिपोर्ट में यूनाइटेड 24 मीडिया ने बड़ा खुलासा किया। रूसी सरकार ने एक कानून तैयार किया है जिससे करोड़ों रूसियों की पेंशन बचत नए कार्यक्रम में अपने आप ट्रांसफर हो जाएगी। बिल्कुल, ये कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाया जाता है, जिसका मतलब है कि कामकाजी रूसियों के पास इस बात का कोई विकल्प नहीं होगा कि वे अपने भविष्य के लिए जो पैसे बचा रहे हैं उनका निवेश कैसे किया जाए। ये कोई छोटा कार्यक्रम नहीं है। अगर क्रेमलिन चाहता है तो 37 मिलियन रूसी, जिनकी रकम सरकार मूक निवेशक मानती है, देखेंगे कि उनकी रकम ट्रांसफर हो जाएगी। विशेष रूप से वे लोग जिन्होंने अभी तक कोई निजी पेंशन फंड नहीं चुना है और जिनकी संपत्ति फिलहाल रूस के सामाजिक फंड में है, वे देखेंगे कि उनसे चुनाव करने का अधिकार छीन लिया जाएगा। रूस की सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है, जब आप जानते हैं
कि करीब 41.1 अरब डॉलर वेनेशिया कॉमन वेनेशी कॉनोनका बैंक VEB के नियंत्रण में है, तो वजह स्पष्ट हो जाती है। इगोर शिवालो जो VEB के प्रमुख हैं, इसे अच्छी चीज बताते हैं और उन्हें कोई दिक्कत नहीं है कि नया राज्य नियंत्रित फंड बने, जिससे क्रेमलिन की पेंशन बचतों पर पकड़ और मजबूत हो जाए। VEB समूह को अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों जैसे नागरिकों की दीर्घकालिक बचत और पेंशन फंड तक पहुंच मिलेगी और वह इन्हें तकनीकी परियोजनाओं में निवेश कर सकेगा। मॉस्को टाइम्स के अनुसार VEB प्रमुख ने कहा, कितना अस्पष्ट है। हम सोचते हैं आधुनिक तकनीकी परियोजनाओं का क्या अर्थ है। हमें पूरा यकीन है कि यह सिर्फ रूसी रक्षा उद्योग के लिए इस्तेमाल किया गया सांकेतिक शब्द नहीं है। उस देश में कई आधुनिक तकनीकी परियोजनाएं हो रही है, जिसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार नवाचार इनपुट्स में 73वां और आउटपुट्स में 55वां स्थान मिला है। व्यंग को एक तरफ रखते हुए रूस के वित्त मंत्री एंटोन सिलियानो ने पहले ही इस बिल के लिए अपना समर्थन जता दिया है, जिसका मतलब साफ है कि पुतिन चाहते हैं कि ये हो। सिलियानो के अनुसार रूस के सोशल फंड की राशि मुक्त करने से दीर्घकालिक बचत की नींव रखी जा सकती है। इसका मतलब है कि अरबों की रकम घरेलू शेयर बाजार में लगाए जा सकते हैं, जो पुतिन के आक्रमण के बाद विदेशी निवेशकों की पहुंच खोने से बिखर गया था। यह भरोसा नहीं जगाएगा। पेंशन की रकम का इस्तेमाल उस शेयर बाजार को संभालने के लिए किया जाएगा जो 9 जून को अक्टूबर के बाद अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था। ये एक ऐसा बाजार है जो यूक्रेन के साथ शांति की संभावना पर निर्भर करता हुआ ऊपर नीचे होता रहता है। जब भी पुतिन शांति से इनकार करते हैं, जो कि हर बार होता है जब ये मुद्दा उठता है, रूसी शेयर बाजार गिर जाता है। 3.7 करोड़ लोगों की पेंशन के लिए यह बिल्कुल भी सबसे सुरक्षित निवेश साधन नहीं है। अगर हम यह न बताएं तो यह भी गलत होगा कि रूस ने 2025 के पहले 9 महीनों में अपने पूरे बजट में से 146.4 अरब डॉलर, जो कि सरकार के कुल खर्च का 39% है, अपनी सेना पर खर्च कर दिए। ये 2021 के खर्च का 4 गुना है और सामाजिक खर्च भी घटा है, जिससे रूस का अपने लोगों पर खर्च 20 वर्षों में सबसे कम स्तर पर आ गया है, यूनाइटेड 24 मीडिया रिपोर्ट करता है। 3 बार सोचिए कि VEB अपनी नई योजना में रूसी पेंशन से किन उद्योगों के शेयर खरीदेगा। आप मजाक कर रहे होंगे। आपको 3 बार अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है। रूस एक बार फिर लोगों के पैसे को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है ताकि उस युद्ध को सहारा दिया जा सके, जिसमें पहले ही अनगिनत अरबों डॉलर खर्च हो चुके हैं और आगे भी बहुत ज्यादा खर्च होंगे। पुतिन इस पर विचार भी नहीं कर रहे कि जो युद्ध उन्होंने शुरू किया वह जरूरी नहीं कि रूसी जीत से ही खत्म हो। ये रूसी लोगों और व्यवसायों की वित्तीय संपत्तियों को युद्ध के लिए निचोड़ना है। पुतिन बंकर में छुपकर संपत्ति का आनंद लेते हैं, जबकि उनकी सरकार देशवासियों को अधिकारों से वंचित कर रही है। पीटर से पैसा लेकर पॉल को दिया जा रहा है और अब हम रूस और सोवियत संघ के आर्थिक पतन के समय के बीच कुछ बहुत दिलचस्प समानताएं देखना शुरू कर रहे हैं। आइए उस पतन पर एक नजर डालते हैं। इन्वेस्टोपेडिया के अनुसार सोवियत संघ के आर्थिक पतन के 3 कारण थे: राजनीतिक सामाजिक अशांति, औद्योगिक गिरावट और उपभोक्ता वस्तुओं की कमी। 2026 में रूस में अशांति साफ दिख रही है। रूसी बैंकों से अरबों डॉलर निकाले जा रहे हैं, जो इस बात का साफ संकेत है कि जनता ने उन वित्तीय संस्थाओं से भरोसा खो दिया है जिन्हें रूसी अर्थव्यवस्था को संभाले रखना चाहिए था। इंटरनेट पर सख्ती और पैसों पर बढ़ता नियंत्रण अलोकप्रिय युद्ध के फंड के लिए राजनीतिक स्थिरता नहीं दर्शाते। 9 जून की रिपोर्ट में द कन्वर्सेशन ने बताया कि लेवाडा सेंटर के अनुसार 62% रूसियों ने यूक्रेन युद्ध खत्म करने की इच्छा जताई। युद्ध जारी रखने के लिए उठाए गए वित्तीय कदम रूसी जनता की इच्छाओं के विपरीत है। तो यही है वो राजनीतिक और सामाजिक अशांति जो अंदर ही अंदर उबल रही है और फूटने के करीब आ रही है। बाकी 2 मुद्दे अब और स्पष्ट होते जा रहे हैं। औद्योगिक उत्पादन में रूस का अधिकांश क्षेत्र सैन्य औद्योगिक क्षेत्र को छोड़कर संघर्ष कर रहा है। रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र भी उतना राजस्व नहीं कमा रहे जितना रूस में लगाया जा सके। उनकी कमाई पुतिन की युद्ध मशीन को फंड करती है। मॉस्को टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार रूस की 2026 में अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद या GDP वृद्धि को
पहले ही 1.3% से घटाकर 0.4% कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि 1 साल की स्थिरता रहेगी। इंटेली न्यूज जोड़ता है कि मौसमी रूप से समायोजित S&P ग्लोबल रूस मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स या PMI मई में 48.8 पर था। ये अप्रैल के 48.1 से बढ़ा है, लेकिन 50 से कम PMI स्कोर मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट दर्शाता है। रूस 2025 की शुरुआत से अधिकतर 50 से नीचे और कभी-कभी 50 पर रहा है, तो यह कहना सुरक्षित है कि रूस में औद्योगिक उत्पादन घट रहा है। उपभोक्ता वस्तुओं की कमी अभी पूरी तरह असर नहीं दिखा रही, लेकिन आ रही है। कब्जे वाले क्रीमिया में हम देख रहे हैं कि लोग ईंधन और किराने का सामान घबराकर खरीद रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन की रणनीति जो कब्जे वाले इलाकों में रूसी लॉजिस्टिक्स को कमजोर कर रही है, रूस के लिए प्रायद्वीप और वहां के लोगों को जरूरी चीजें उपलब्ध कराना मुश्किल बना रही है। रूस के अंदर ही खाद्य महंगाई आम रूसियों के लिए, जो अपने देश की अर्थव्यवस्था से जूझ रहे हैं, बुनियादी चीजें खरीदना मुश्किल बना रही है। 2024 और 2026 के बीच आलू की कीमतों में 167% की बढ़ोतरी हुई है। दूध 59% महंगा हो गया है और ब्रेड की कीमत 45% बढ़ गई है। अभी दुकानों में कमी नहीं दिख रही, लेकिन ऐसी महंगाई रूसी घरों के राशन में कमी ला रही है, क्योंकि लोग उतना खाना खरीद नहीं पा रहे। अगर सोवियत आर्थिक संकट ने रूस को उसके पतन की रेसिपी दी थी, तो पुतिन ने अपना शेफ का टोपी पहन लिया है और वही कहानी दोहराने की तैयारी कर रहे हैं। सारे संकेत मौजूद हैं। रूस अभी पूरी तरह आर्थिक पतन के कगार पर नहीं है, लेकिन जैसे जैसे अरबों की रकम एक कमजोर बैंकिंग सिस्टम से बाहर जा रही है और क्रेमलिन और केंद्रीय बैंक दोनों ही लोगों की अनदेखी कर युद्ध को समर्थन देने में लगे हैं, ये सारी समस्याएं और भी गंभीर होती जाएंगी। कोई भरोसा नहीं है। लोग नकदी जमा कर रहे हैं। रूस को पंगु बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जो अंदरूनी खींचतान अभी शुरू हुई है, वो सब कुछ और भी तेजी से होने देगा। यहां पर पुतिन की अल्पकालिक सोच जिम्मेदार है। किसी कारणवश रूसी राष्ट्रपति को लगता है कि अगर वो यूक्रेन में जीत हासिल कर ले तो ये सारी समस्याएं अपने आप जादुई तरीके से हल हो जाएंगी, लेकिन पुतिन गलत है। सच में पुतिन तालिबान यही है जिसे रूस ने अपना अगला रणनीतिक साझेदार चुना है। हम इसकी भूमिका भी नहीं बांधेंगे, क्योंकि पुतिन का नया फैसला इतना हास्यास्पद है कि यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यह सच है। यह हताशा का खुला प्रदर्शन है। पहले उत्तर कोरिया था, अब तालिबान है। रूस और कितना गिर सकता है जब पुतिन हताशा में सहयोगियों की खोज में इतनी नीचे पहुंच गए हैं। ठीक है, तो आइए इस समझौते पर नजर डालते हैं। 28 मई को पॉलिटिको ने रिपोर्ट किया कि रूस और अफगानिस्तान ने एक सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे लगभग 1 साल बाद तैयार किया गया था, जब रूस उन कुछ पहले देशों में शामिल था जिन्होंने देश में खुद को स्थापित करने वाली तालिबान सरकार की कथित वैधता को मान्यता दी थी। रूस का कहना है कि तालिबान अब आतंकवादी संगठन नहीं है, बल्कि असली सरकार चला रहा है और रूस उससे करीबी संबंध चाहता है। सवाल है, ये संबंध कितने करीबी है? हालांकि रूस और तालिबान दोनों ने जल्दी ही यह खुलासा कर दिया कि एक समझौता हुआ है, लेकिन दोनों में से कोई भी यह नहीं बता रहा है कि इसका असल मतलब क्या है। मॉस्को के अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच पर भी अफगान रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब ने बातें काफी अस्पष्ट रखी। रूस के साथ बातचीत हमारे लिए जरूरी है। अफगानिस्तान और रूस के ऐतिहासिक संबंध है। हम इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, मोहम्मद याकूब ने कहा। रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव सरगेई शोइगु ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस इतना कहा, हम मानते हैं कि पश्चिमी देशों को अफगानिस्तान की जमी हुई संपत्तियों को मुक्त करना चाहिए। अफगानिस्तान में 20 साल की अपनी मौजूदगी की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए और देश के संघर्षोत्तर पुनर्निर्माण का पूरा बोझ उठाना चाहिए। हमारे पास इसका कारण है। रूस पश्चिमी देशों को निशाना बनाना चाहता है, लेकिन जहां तक समझौते की बात है, हम बस इतना ही जानते हैं कि ये किसी तरह का सैन्य तकनीकी सहयोग समझौता है और दोनों में से किसी भी पक्ष ने उस दस्तावेज का पाठ जारी नहीं किया है जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। पाठ ना होने से नए समझौते की गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल है, हालांकि अनुमान लगा सकते हैं। आमतौर पर सैन्य तकनीकी समझौता हथियार ट्रांसफर, लॉजिस्टिक सपोर्ट, सैनिक ट्रेनिंग और अन्य सहायता जैसी कई गतिविधियां कवर करता है, लेकिन यही अपने आप में थोड़ी समस्या है।
अभी रूस के खजाने वैसे भी भरे हुए नहीं हैं। स्वीडिश खुफिया रिपोर्टों के अनुसार रूस अपनी कमजोर अर्थव्यवस्था को मजबूत दिखाने के लिए आर्थिक आंकड़ों में हेरफेर कर रहा है। स्वीडन के मुताबिक रूस को बताई गई तुलना में ज्यादा बजट घाटा और महंगाई झेलनी पड़ रही है। रूस के पास तालिबान का समर्थन करने के पैसे नहीं हैं। रूस अफगान सरकार को हथियार नहीं दे सकता क्योंकि पुतिन को ये हथियार यूक्रेन युद्ध के लिए चाहिए। तो रूस के लिए ये सब असल में किस बारे में है? पुतिन पश्चिमी देशों को राजनीतिक संदेश देना चाहते हैं, जैसा शोइगु के बयान में दिखता है। नेस्ट सेंटर के विशेषज्ञ रुसलान सुलेमानोव ने द इनसाइडर को बताया कि गंभीर सैन्य सहयोग शायद चर्चा में नहीं है, बल्कि यह एक प्रतीकात्मक कदम है, यह दिखाने के लिए कि मास्को तालिबान को अकेला नहीं छोड़ रहा है। यह सहयोग सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें काम भी शामिल है। असल में सुलेमानोव कहते हैं कि उत्तर कोरिया जैसा कोई सैन्य गठबंधन नहीं होगा। द इंडिपेंडेंट ने बताया कि शोइगु ने दावा किया था कि रूस के अनुसार अफगानिस्तान या पड़ोसी देशों में अमेरिका नाटो की सैन्य सुविधाओं का निर्माण अस्वीकार्य है, जिसका मतलब है कि रूस खुद को एक ऐसे देश के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है जो बड़े बुरे पश्चिमी ताकतों के खिलाफ कमजोर पक्ष के लिए खड़ा होता है। इसमें नया क्या है हे पुतिन? फर्क ये है कि इस बार छोटा आदमी एक आतंकवादी शासन है जिसने रूस को हराया है। पुतिन खुद ही मुश्किल में पड़ रहे हैं और उसमें खुशी खुशी लेटे हुए हैं। रूस को सिर्फ पश्चिम को नीचा दिखाने से बढ़कर बहुत कुछ मिल रहा होगा, वो चाहे जो भी हो, लेकिन हथियार नहीं है। तालिबान के पास रूस को भेजने लायक कुछ नहीं है जिससे पुतिन की यूक्रेन जंग में मदद हो सके। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार अफगानिस्तान में तालिबान की सेना मुख्य रूप से छोटे हथियारों पर निर्भर है। तालिबान के पास कोई नौसेना नहीं है, इसलिए वो रूस का समर्थन करने के लिए युद्धपोतों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अफगानिस्तान के पास केवल 5 विमान हैं, 2 ट्रांसपोर्ट और 3 हेलीकॉप्टर, इसलिए इनकी हवाई ताकत नहीं के बराबर है। टैंक और ऐसे हथियार तालिबान के पास नहीं है। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार तोपखाने का भी यही हाल है, यानी तालिबान के पास पारंपरिक हथियारों के मामले में सिर्फ लोग और उसकी सेना के पास मौजूद 3,902 वाहनों में से कुछ ही गिनती के वाहन हैं। मिसाइल डिफेंस एडवोकेसी अलायंस के अनुसार तालिबान के पास कुछ मिसाइलें हैं, जैसे स्टिंगर, स्कड-बी और SA-24 ईगला एस, जो अफगानिस्तान में पुराने सोवियत और अमेरिकी अभियानों की बची हुई है। रैंड ने अनुमान लगाया कि इन दोनों संघर्षों में करीब 4,500 उपकरण पीछे छूटे, लेकिन इसकी संभावना ज्यादा है। इनमें से ज्यादातर या तो इस्तेमाल हो चुके हैं, ठीक से रखरखाव नहीं हुआ है, या फिर तालिबान के लिए इतने जरूरी है कि उन्हें रूस भेजा नहीं जा सकता। तालिबान ने संकेत दिए हैं कि वह ड्रोन से कामिकाजे हमले कर रहा है, लेकिन रूस के पास पहले से ऐसी तकनीक है, इसलिए तालिबान उसे इसमें कोई खास मदद नहीं कर सकता। साफ कहूं, इस सौदे से तालिबान को ज्यादा फायदा लग रहा है। रेडियो फ्री यूरोप, रेडियो लिबर्टी के अनुसार रूस के पास तालिबान को भेजने के लिए ज्यादा संसाधन नहीं है और अफगान शासन के पास भी रूस से खरीदने के लिए बड़ा फंड नहीं है। 2025 में अफगानिस्तान में 4.3% जीडीपी वृद्धि असल में भ्रम थी, क्योंकि यह पाकिस्तान और ईरान से लौटे नागरिकों की वजह से हुई थी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2 मिलियन से ज्यादा अफगानों की वापसी से देश की जीडीपी में करीब 4% की कमी आई। इस समझौते से तालिबान को कुछ भू राजनीतिक वैधता मिलती है, लेकिन ज्यादा नहीं। तालिबान अब भी अधिकतर देशों की आतंकवादी सूची में है, लेकिन अब वह रूस के सहयोग का दावा कर सकता है, व्यापार और सैन्य दोनों में। रूस की बात करें तो कम से कम इसमें अपनी ताकत को रूस के मध्य एशियाई और सुदूर पूर्वी हिस्सों में बनाए रखने की कोशिश का कुछ तत्व जरूर है। रूस इस्लामिक स्टेट खुरासान के खिलाफ संतुलन बनाने के लिए एक देश की तलाश में है। इस्लामिक स्टेट खुरासान ने मार्च 2024 में मास्को के कॉन्सर्ट स्थल पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें लगभग 150 लोग मारे गए। वह समूह अभी भी रूस के अंदर सक्रिय है, तो ऐसा लगता है कि तर्क यह हो सकता है कि पुतिन एक आतंकवादी समूह के साथ नजदीकी बढ़ा रहे हैं ताकि वे दूसरे समूह से निपटने में मदद कर सकें। साथ ही प्रभाव का भी मामला है। अब जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेना हटा ली है, तो रूस इस क्षेत्र में घुसने और हालात को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है। फिर भी ये सब बहुत मामूली लगता है। रूस ऐसा समझौता इसलिए भी कर सकता है क्योंकि पुतिन को लगता है
कि तालिबान से मानव संसाधन लेकर उन्हें यूक्रेन मोर्चे पर भेजा जा सकता है। उन्होंने पहले भी अन्य देशों के साथ ऐसा किया है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के अनुसार उत्तर कोरिया ने 2024 के अंत से 2025 के अंत तक रूस में 15,000 सैनिक भेजे थे। हालांकि तालिबान मानव संसाधन के मामले में भी उतना ही कमजोर है जितना कि उसके शर्मनाक उपकरणों के मामले में है। अफगानिस्तान की सेना में 75,000 सैनिक और 90,000 अर्धसैनिक बल हैं, जिनकी अधिकतर जरूरत तालिबान को सत्ता बनाए रखने के लिए होती है। जैसा कि सैन्य समर्थित तानाशाही में होता है, आप उन्हें तब तक नहीं चला सकते जब तक आप अपने सबसे अच्छे लड़ाकों को किसी दूसरे देश में मरने के लिए नहीं भेज रहे हैं। अलेक्सी जाखारोव, जो भारत स्थित ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के फेलो हैं, ने इंडिपेंडेंट को बताया कि तालिबान अफगानिस्तान को स्थिर रूप से नहीं चला रहा है। तालिबान इस समय अफगानिस्तान के उत्तरी प्रांतों में बढ़ती अस्थिरता से जूझ रहा है और पाकिस्तान के साथ दक्षिणी सीमा की पूरी तरह से रक्षा नहीं कर पा रहा है। जाखारोव बताते हैं, वे यह भी इंगित करते हैं कि रूस ने उत्तर कोरिया को जो उन्नत हथियार भेजे हैं, उन्हें तालिबान को सैनिक भेजने के लिए मनाने के बदले में देने की संभावना नहीं है। तो आखिर ये सौदा है क्या? इसे एक शब्द में बताया जा सकता है, बेचैनी। रूस ने तालिबान से समझौता किया क्योंकि उसे और विकल्प नहीं मिले। यह असल में पुतिन के घटते भू राजनीतिक प्रभाव और इसका रूस पर पड़ने वाले असर की कहानी है, और हम जल्द ही आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यही वजह है कि हम मिलिट्री शो बनाते हैं, ताकि समझा सके कि असली ताकत कैसे चलती है या इस मामले में कैसे मुश्किल से चलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारा अगला कंटेंट मिस ना करें। चलो सबसे साफ बात से शुरू करते हैं। रूस अभी अभी अपने पुराने दुश्मन की बाहों में जा गिरा है। बिल्कुल, भू राजनीतिक रिश्तों में बदलाव नया नहीं है। पुराने दुश्मन दोस्त और दोस्त दुश्मन बनते रहे हैं। इतिहास में ये बार बार हुआ है। हम देख रहे हैं कि रूसी राष्ट्रपति रूस को पुराने सोवियत संघ के गौरवशाली दिनों में ले जाना चाहते हैं, इसलिए वे उसी संगठन से संबंध बना रहे हैं जिसे सोवियत संघ ने 1980 के दशक में खत्म करने की कोशिश की थी। अफगानिस्तान सोवियत संघ की 10 साल की जंग में रूस ने 15,000 सैनिक खोए। किसी भी दूसरे देश के लिए यह इतनी बड़ी बेइज्जती होती कि वह रूस द्वारा तालिबान के साथ किए गए ऐसे समझौते से दूर ही रहता। पुतिन के लिए 15,000 हताहत यूक्रेन में रूस को एक महीने में होने वाले नुकसान का आधा भी नहीं है। इसलिए उनके लिए बीती बातें भूलना आसान होता है। फिर भी उन्होंने रूस को वैसा अपमानित किया जैसा पुतिन के यूक्रेन अभियान तक नहीं हुआ था। यह तथ्य कि अब रूस का नेता इतनी आसानी से इस खास समूह के साथ रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर कर रहा है और उनका प्रचार कर रहा है, यह दिखाता है कि भू राजनीतिक परिदृश्य में रूस कितना नीचे गिर चुका है। फिलहाल रूस किसी भी सरकार को स्वीकार कर रहा है, चाहे वह अस्थिर ही क्यों ना हो। उत्तर कोरिया पहले ही बुरा था। 2024 में रूस उत्तर कोरिया रक्षा संधि पर हस्ताक्षर से लोगों को लगा कि पुतिन सहयोगियों की तलाश में कितनी दूर जाएंगे। किम जोंग उन और उनकी सरकार ने रूस से मिली तकनीक और पैसे के बदले उन्हीं सैनिकों को भेजा। लेकिन पुतिन ने खुद को ऐसे इंसान के रूप में स्थापित कर लिया है जो अगर यूक्रेन में अपनी जंग जीतने की संभावना बढ़ जाए तो शैतान से भी सौदा कर सकते हैं। उत्तर कोरिया कुछ तो दे सकता था। सैनिक, रॉकेट और सैन्य उपकरण सब कुछ प्योंगयांग से 2024 के समझौते से पहले और बाद में आया है। दिसंबर 2025 में भी किम जोंग उन ने पुष्टि की थी कि उत्तर कोरियाई सैनिक रूस के कुर्स्क क्षेत्र में बारूदी सुरंगें हटाने के लिए तैनात है। लेकिन रूस को तालिबान से ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ न तो असली लेन देन है, न पैसे या तकनीक के बदले सैनिकों या उपकरणों का आदान प्रदान। बस एक समझौता है जो हमें बताता है कि पुतिन मानते हैं कि अब उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा है। यह वास्तव में अमेरिका को नीचा दिखाने के बारे में नहीं है और निश्चित रूप से यह तालिबान द्वारा रूस की यूक्रेन को हराने में मदद करने के बारे में भी नहीं है। इस समझौते में हम एक रूसी नेता की आखिरी छटपटाहट देख रहे हैं जिसने अपना वैश्विक प्रभाव गिरते देखा। पिछले कुछ साल पुतिन के लिए अच्छे नहीं रहे, खासकर रूस को केंद्र में नई विश्व व्यवस्था बनाने की उनकी चाहत में। अभी जब पुतिन किसी शासन का समर्थन करते हैं तो वह गिरता दिखता है। हमने ये 2024 के अंत में सीरिया में देखा। असद शासन के पतन से रूस की प्रतिष्ठा घटी क्योंकि मॉस्को द्वारा दिया गया हथियार व समर्थन
विद्रोह रोकने में नाकाम रहा और अंत में बशर अल असद को भागना पड़ा। वेनेजुएला में पुतिन तानाशाह निकोलस मादुरो के सहयोगी बन रहे थे। यूरोपीय नीति विश्लेषण केंद्र के मुताबिक यूक्रेन पर हमले के बाद रूस और वेनेजुएला के संबंध मजबूत हुए और दोनों ने दशक लंबी साझेदारी पर हस्ताक्षर किए। ये सब धूल में मिल गया जब अमेरिका ने मादुरो को उस देश से बाहर निकाल दिया जिस पर वो शासन कर रहे थे, जिससे पुतिन दक्षिण अमेरिका में अपने एक महत्वपूर्ण सहयोगी से वंचित हो गए। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने 24 घंटे में ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की जान ली तो पुतिन सोच में पड़ गए होंगे कि अब किस ओर रुख करे। रूस के सभी सहयोगियों को बाहर किया जा रहा था। अब पुतिन के पास सिर्फ उत्तर कोरिया और अफगानिस्तान में तालिबान ही हैं। यह शायद ही कोई बड़ी भू राजनीतिक ताकत है, भले ही रूस इसे साबित करने की कोशिश करे। पुतिन की वैश्विक पकड़ की कमी पहले ही उजागर हो चुकी थी। अब रूस की नाकामी सबके सामने है क्योंकि वह तालिबान से समझौता कर रहा है। और जैसा कि पुतिन ने अपने सभी गठबंधनों के टूटने के मामलों में साबित किया है, रूस अपनी घटते प्रभाव के बारे में केवल बयानबाजी करने के अलावा कुछ भी करने में असमर्थ नजर आता है। सीरिया, वेनेजुएला या ईरान में रूस समर्थक शासन बहाल करने के लिए कोई प्रयास नहीं हुए। अब रूस का प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा। अब क्षेत्रीय व्यवस्था को उन्हीं शासन के साथ गठजोड़ कर मजबूत किया जा सकता है जो पहले रूस का विरोध करते थे। ये कूटनीति नहीं बल्कि एक ऐसे नेता की हताशा है जिसे अपने शासन के अंत का एहसास है। आप पूछ सकते हैं, चीन का क्या? वह पुतिन का बड़ा भरोसेमंद सहयोगी है। खैर, कुछ हद तक ये बात बिल्कुल सही है कि चीन ने रूस को ऐसे दोहरे उपयोग वाले घटक दिए हैं जो अक्सर हथियारों और ड्रोन में इस्तेमाल होते हैं, जिन्हें रूस यूक्रेन में इस्तेमाल करता है। चीन रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, जिससे पुतिन के युद्ध कोष को धन मिलता है। लेकिन शी जिनपिंग पुतिन के मनचाहे सहयोगी नहीं है। चीन ने रूस के साथ ऐसा रक्षा समझौता नहीं किया जैसा तालिबान के साथ किया है। पुतिन चाहे तो भी चीन से सब कुछ आसानी से नहीं मिलता, जैसा मई में बीजिंग यात्रा में दिखा। हालांकि उस यात्रा के दौरान तकनीक और व्यापार पर 20 से अधिक समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार यह यात्रा इस बात के किसी संकेत के बिना ही समाप्त हो गई कि पुतिन जिस गैस पाइपलाइन से रूस और चीन को जोड़ना चाहते हैं वह जरा भी आगे बढ़ी हो। पुतिन को जो हकीकत स्वीकार करनी है वो ये है कि चीन रूस को वास्तव में एक सहयोगी के रूप में नहीं देखता। बीजिंग मास्को को एक ऐसे जरिए के रूप में देखता है जिसका इस्तेमाल सस्ता तेल और भू राजनीतिक खींचतान के लिए किया जा सकता है। उपकरणों को तब फेंक दिया जाता है जब वे अब किसी काम के नहीं रहते। पुतिन जानते हैं कि रूस चीन संबंधों की ताकत शी के पास है और अगर पुतिन ने उन्हें नाराज किया तो शी आसानी से रिश्ता तोड़ सकते हैं। पूरा रिश्ता चीन की शर्तों पर टिका है क्योंकि रूस चीन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिर्फ 4% हिस्सा है, जबकि बीजिंग पुतिन की योजनाओं के लिए बेहद जरूरी है। चीन रूस के बिना भी आसानी से जिंदा रह सकता है और शायद तरक्की भी कर सकता है, लेकिन इसका उल्टा रूस के लिए नहीं कहा जा सकता। रूस के पास बड़े देशों में सबसे अच्छा एक तरफा रिश्ता और नेताओं का पतन है। इसी कारण तालिबान से समझौता हुआ। पुतिन के लिए यह काफी अपमानजनक था कि उन्हें साथी ढूंढने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी, जबकि रूस का नया समझौता ऐसे वक्त हुआ जब यूक्रेन मध्य पूर्व में ताकतवर बन रहा है। रूस मध्य एशिया में सुरक्षा के प्रयास कर रहा है, जबकि यूक्रेन सऊदी अरब, कतर और यूएई से 10 साल के रक्षा समझौते कर रहा है। और यूक्रेन को वास्तव में इन समझौतों से कुछ हासिल भी हो रहा है। खाड़ी देश जो पहले भी शाही ड्रोन हमलों का सामना कर चुके हैं, अब यूक्रेन को ड्रोन से निपटने की विशेषज्ञता के बदले तेल, नकद और संभवतः सैन्य उपकरण दे रहे हैं। यह अंतर आपको दिखाता है कि रूस वैश्विक स्तर पर कितनी तेजी से नीचे गिर रहा है। पुतिन रूस को फायदा न पहुंचाने वाले समझौते सिर्फ ऐसे सहयोगियों के लिए करते हैं जिन्हें कोई नहीं चाहता। यूक्रेन ऐसे समझौते कर रहा है जहां वह एक समान भागीदार है, जिसे प्रमुख देशों की सुरक्षा में मदद करने की उसकी क्षमता के लिए पहचाना जा रहा है। ये दोनों बातें समान नहीं हैं। रूस का तालिबान के साथ समझौता करने से रूस को कुछ भी हासिल नहीं होता, जबकि तालिबान को ये दिखाने का मौका मिल जाता है कि वो एक वैध सरकार चला रहा है। काजा कल्लास, जो यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख हैं, ने 11 मई को कहा कि पुतिन पहले से कहीं ज्यादा कमजोर स्थिति में है और उन्होंने इस समझौते के साथ इसे साबित भी कर दिया है। रूस अब भू राजनीतिक मंच पर भीख मांग रहा है, जबकि यूक्रेन ने अप्रत्याशित जगह हासिल कर ली है।
तालिबान रूस का गंभीर साझेदार नहीं है। वे सिर्फ संकेत है कि रूस इतना गिर गया है कि शायद अब वह फिर नहीं उठ सकेगा। और हमें पूरी तरह से पता है कि तालिबान रूस की यूक्रेन में चल रही स्थिति को पलटने में कोई मदद नहीं कर सकता। जहां पुतिन अलग थलग शासन से समझौते कर रहे हैं, वहीं यूक्रेन भी अपने स्तर पर दूसरों को अलग थलग कर रहा है। जब पुतिन यूक्रेन पर ध्यान दे रहे थे, उन्हें पता नहीं चला कि धीरे धीरे उनकी पीठ में छुरी लग रही थी। छुरी धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से ऊपर जाती रही, जब तक कि आखिरकार वह रूसी नेता की रीढ़ में घोंप नहीं दी गई। अभी एक बड़ा विश्वासघात हुआ है और यह उसी देश ने किया जिसे व्लादिमीर पुतिन अपनी जेब में समझते थे, आर्मेनिया। यह साबित करते हुए कि अब कोई भी रूस से नहीं डरता, आर्मेनिया ने व्लादिमीर पुतिन के साथ धोखा किया है। चुनाव नतीजे क्रेमलिन के हक में नहीं हैं। धमकियां अब असरदार नहीं रही। रूस ने अभी आर्मेनिया खो दिया है और व्लादिमीर पुतिन केवल देख सकते हैं। 8 जून को खबर आई कि व्लादिमीर पुतिन और रूस आर्मेनिया के चुनावों में दखल देने में नाकाम रहे। आर्मेनिया के लिए दशकों में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें प्रधानमंत्री निकोल पशिन्यान की सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी ने 49.8% वोट हासिल किए। व्लादिमीर पुतिन की पसंदीदा पार्टी स्ट्रोंग आर्मेनिया अलायंस ग्रुप को सिर्फ 23.2% वोट मिले। ये उन्हें दूसरा स्थान दिलाने के लिए काफी था, लेकिन पशिन्यान की पार्टी को मिले वोटों के आधे से भी कम वोट मिलने पर यह व्लादिमीर पुतिन को पीठ में छुरा घोंपने जैसा लगेगा। रूस के नेता व्लादिमीर पुतिन को लगा था कि उन्होंने काफी कुछ कर लिया है। गंदी चालों के जरिए आर्मेनिया के चुनाव रूस के पक्ष में करने की योजना थी, लेकिन देश की जनता ने एकजुट होकर व्लादिमीर पुतिन को बता दिया कि वे उनके चुनावी हस्तक्षेप को कहां डाल सकते हैं, और ऐसे हस्तक्षेप की कोई कमी नहीं। जैसा कि द इकोनॉमिस्ट ने बताया है, आर्मेनिया के चुनाव रूस द्वारा आर्मेनिया से खरीदी जाने वाली कई वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने के काले साए में कराए गए थे। पानी, गुलाब, शराब, चेरी, स्ट्रॉबेरी और यहाँ तक कि कॉन्यैक भी प्रतिबंधित थे, क्योंकि पुतिन संदेश देना चाहते थे, वैसा वोट करो जैसा मैं चाहता हूँ, वरना आर्मेनिया को रूस के साथ करोड़ों शायद अरबों डॉलर के व्यापार का नुकसान होगा। पुतिन की धमकी विश्वसनीय थी। जैसा ऑब्जर्वेटरी ऑफ इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी ने बताया, रूस आर्मेनिया का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार और प्रमुख निर्यात साझेदार है, जो सालाना 3.14 अरब डॉलर का आयात करता है। रूस भी आर्मेनिया को बहुत कुछ बेचता है। हर साल 9.24 अरब डॉलर मूल्य के सामान और सेवाएं आर्मेनिया को भेजता है। पुतिन दबाव बढ़ा रहे थे, उसी एक तरीके से जो उन्हें आता था, ताकि आर्मेनिया के चुनाव उनके पक्ष में जाए। वो डर फैलाना चाहते थे, लेकिन वो रूसी सेना के हमले का नहीं था। आर्मेनिया को दोस्त होना चाहिए था, दुश्मन नहीं। पुतिन चाहते थे कि आम आर्मेनियाई लोग उन आर्थिक समस्याओं से डरे जो तब पैदा हो सकती हैं अगर वे रूस से मुंह मोड़ लें और ऐसे प्रधानमंत्री के लिए वोट करें जो धीरे धीरे देश को पश्चिम की ओर ले जा रहा है और पुतिन की पकड़ से दूर कर रहा है। इनमें से कुछ भी काम नहीं आया। धमकियां, डराना धमकाना और व्यापार प्रतिबंध सब बेकार साबित हुए, क्योंकि पुतिन कुछ नहीं कर सके सिवाय इसके कि वे देखें कि कैसे अधिकांश आर्मेनियाई लोगों ने रूसीकरण को ठुकरा दिया। ये एक बहुत बड़ी जीत है। ये सिर्फ आर्मेनिया के लिए नहीं, बल्कि रूसी प्रभाव के खिलाफ पश्चिमी प्रतिरोध की बड़ी जीत है, और ये दिखाता है कि पुतिन की भू राजनीतिक पहुंच उतनी नहीं है जितनी रूस के नेता जताते हैं। पाशिन्यान ने बताया कि ये वोट आर्मेनिया के लिए क्यों जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा, आर्मेनियाई जनता ने क्षेत्रीय समृद्धि और सहयोग के पक्ष में वोट दिया है। पूर्व पत्रकार पाशिन्यान, जिन्होंने 2018 में क्रेमलिन समर्थक सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण विद्रोह में मदद की थी, तब से पुतिन के लिए लगातार परेशानी बने हुए हैं। वह पुतिन को ये याद दिलाते हैं कि वह हर जगह अपनी मनमानी नहीं चला सकते, भले ही वह अपेक्षाकृत छोटे देशों में ही क्यों न हो, जहां रूस की प्रभाव डालने की रणनीति काम कर सकती है। 8 साल से पाशिन्यान यूरोपीय संघ और अमेरिका सहित पश्चिमी देशों से संबंध मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ऐतिहासिक प्रतिद्वंदियों से संबंध बेहतर कर एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र बनाने का प्रयास किया है। पुतिन एकता से नफरत करते हैं। एकता के साथ रूस की मुख्य रणनीति यानी विभाजन का फायदा उठाना ध्वस्त हो जाती है। 8 जून को
अर्मेनियाई लोगों ने रूस को दिखाया कि वे अब भी उस नेता के साथ है जो उन्हें रूस के प्रभाव से दूर ले जा रहा है। यह जीत अर्मेनिया के लिए बड़ी है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि यह पुतिन को उनकी ताकत का एहसास दिलाने की कोशिश कर रही पश्चिमी शक्तियों के लिए और भी बड़ी जीत है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने परिणामों के बाद अर्मेनियाई लोगों के फैसले का स्वागत किया और इसे यूरोपीय एकीकरण की ओर बदलाव बताया। ब्रिटेन के राजदूत अलेक्जेंडर कोल ने चुनाव की सराहना की और अर्मेनिया के लोकतांत्रिक संस्थानों को बनाए रखने में ब्रिटेन के समर्थन का आश्वासन दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भी परिणाम का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वे देश के साथ संबंधों को और गहरा करने के इच्छुक हैं और उन्होंने यूरोपीय संघ से आग्रह किया कि वह पश्चिमी सुधारों के रास्ते पर चलते हुए अर्मेनिया के साथ और गहराई से जुड़ाव बनाए। अगर यूरोपीय संघ और यूरोप की बात करें तो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वोन डेर लेयन ने कहा कि परिणाम दिखाते हैं कि 2018 में आपके नेतृत्व में हुई मखमली क्रांति की भावना आज भी कायम है। पशीनयान ने एक संदेश में बताया कि यूरोपीय संघ ने 4 जून को आर्मेनिया को रूस के आर्थिक दबाव से निपटने के लिए $58 मिलियन की सहायता दी और आगे भी मदद का वादा किया। ये प्रतिक्रियाएं 8 जून को पशीनयान की जीत का असली मतलब बताती है। रूस के दुश्मनों को पशीनयान की जीत से खुशी है, जो इस नतीजे की अहमियत दिखाता है। लेकिन जहां तक रूस की बात है तो बस इतना कह सकते हैं कि पुतिन इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है कि जिस देश को वे अपनी मर्जी से चला सकते थे, उसी देश ने उन्हें इतना बड़ा धोखा दिया है। हमने कुछ मिनट पहले पुतिन की दबाव बनाने वाली रणनीतियों के बारे में बात की थी। ये रणनीतियां सिर्फ आर्थिक ब्लैकमेल तक सीमित नहीं थी, बल्कि आर्मेनियाई मतदाताओं को मतदान से पहले ही प्रभावित करती थीं। रूस ने इसके अलावा भी बहुत कुछ करने की कोशिश की, जिनमें से कुछ रणनीतियां दूसरों की तुलना में ज्यादा गुप्त थी। 29 मई की रॉयटर्स रिपोर्ट के अनुसार रूस ने रूस समर्थक उम्मीदवारों के पक्ष में वोट प्रभावित करने के लिए दुष्प्रचार तेज किया। ये उस मीडिया आउटलेट का कहना है जो 5 पश्चिमी खुफिया अधिकारियों और रॉयटर्स को मिले दस्तावेजों पर आधारित है। इस अभियान के अलावा रूस ने खुला तरीका अपनाकर योजना बनाई कि हजारों आर्मीनियाई रूसियों को सिर्फ चुनाव में वोट डालने आर्मीनिया भेजा जाए। रॉयटर्स से बात करने वाले खुफिया अधिकारियों ने बताया कि रूस ने इस योजना की कीमत लगाई थी और 1 लाख वोटरों को लाने के लिए $5 करोड़ का आंकड़ा तय किया था। मई के मध्य तक रूस ने कथित तौर पर क्षेत्रीय कोटा भी तय कर लिए थे ताकि चुनाव से पहले इन प्रवासी वोटरों को कहां सबसे बेहतर तरीके से रखा जाए, इसका निर्धारण किया जा सके। रॉयटर्स के अनुसार स्पष्ट नहीं है कि रूस ने यह योजना लागू की या नहीं। अब इसका कोई मतलब नहीं। पुतिन हार गए, पशीनयान जीत गए। रूस ने आर्मेनिया पर जनमत संग्रह के लिए दबाव और धमकियां डालने की कोशिश की, जिससे पुतिन को वोटिंग में और बाधा की उम्मीद थी। अप्रैल की शुरुआत में पुतिन ने आर्मेनिया को खुलेआम चेतावनी दी, जिसमें उन्होंने दावा किया कि अब देश को यूरोपीय संघ और रूस के बीच चुनना होगा। लेकिन यह स्पष्ट होना चाहिए और ईमानदारी से पहले ही कह देना चाहिए कि यूरोपीय संघ और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन दोनों के साथ कस्टम्स यूनियन की सदस्यता असंभव है। पुतिन ने यह चेतावनी सीधे पशीनयान को दी। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन एक ढीला आर्थिक समूह है जिसमें आर्मेनिया, बेलारूस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान हैं। यह 2015 में स्थापित हुआ और इसका उद्देश्य सदस्य देशों में मुक्त व्यापार व श्रमिकों की आवाजाही बढ़ाना है। रूस इस समूह में प्रमुख है और पुतिन ने चेताया कि अगर आर्मेनिया EU के करीब गया या रूस के पक्ष में वोट नहीं दिया तो उसे समूह से बाहर कर देगा। फिर भी कुछ काम नहीं आया। आर्मेनिया के लोगों ने पुतिन को साफ कर दिया कि वे यूरोप के दबंग से नहीं डरते। अगर एक बड़े और ज़्यादा सहयोगी संघ में शामिल होने के लिए एक संघ की सदस्यता खोना ही रूस को अपनी राजनीति से दूर रखने की कीमत है, तो आर्मेनिया के लोगों ने साफ कर दिया है कि वे ये कीमत चुकाने को तैयार हैं। और फिर है सानवेल करापेट्यान। आप पूछेंगे ये कौन है? वे रूस समर्थक स्ट्रोंग आर्मेनिया पार्टी के नेता है जो चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे और खुश नहीं हैं। एक आदमी की प्रो क्रेमलिन हवेली में नखरे किए जा रहे हैं जो पुतिन का पिट्ठू बनने को तैयार था। इससे पहले याद दिला दे कि आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। यही वजह है कि हम ये वीडियो बनाते हैं ताकि दिखा सके कि सत्ता कैसे चलती है और ये सब क्यों मायने रखता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे और वीडियो देख सके।
आर्मेनिया चुनावों के बाद करापेट्यान का उनके महल में इंटरव्यू हुआ, जहां वे सरकार गिराने की अपील के आरोप में नजरबंद है। करापेट्यान इस आरोप से इनकार करते हैं। अब चुनाव हारने के बाद वे उन दीवारों के और करीब समय बिताएंगे जिन्होंने उन्हें हफ्तों से घेरा हुआ है। करापेट्यान ने गुस्से में कहा कि चुनाव परिणाम शर्मनाक है, क्योंकि उनकी टीम के 70 सदस्य हिरासत में लिए गए और 700 से अधिक लोग चुनाव के दौरान गिरफ्तार हुए। उन्होंने चुनाव के दिन अजीबोगरीब कदम उठाने का फैसला किया। विश्व इतिहास में कभी ऐसा मामला नहीं हुआ है जहां वोटों की गिनती बीच में रोक दी जाए और अधिकारी कहें कि वे अगले दिन सुबह 9 बजे परिणाम घोषित करेंगे। असफल उम्मीदवार ने दावा किया कि परिणाम गिरते देखकर गिनती रोक दी गई। इन आरोपों या उस चुनावी धोखाधड़ी का जिसका अब करापेट्यान आरोप लगा रहे हैं, कोई सबूत नजर नहीं आता। आर्मेनिया की प्रो रशिया पार्टी के नेता परिणाम रद्द करने की मांग कर रहे हैं ताकि रूस की ब्लैकमेलिंग और प्रवासी मतदाता रणनीति का फिर फायदा उठा सके। पुतिन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनके पसंदीदा प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने रूस के नेता की ओर से बात की है, क्योंकि उन्होंने आर्मेनिया के चुनावों के दौरान उल्लंघनों के अस्पष्ट आरोप लगाए हैं। सच में पेस्कोव, क्या आप ही उन लोगों में से हैं जो किसी दूसरे देश पर अनुचित चुनाव कराने का आरोप लगाएंगे? आप व्लादिमीर पुतिन के तहत रूस में रहते हैं, इसलिए चुनावी उल्लंघनों के बारे में आप जरूर जानते होंगे। आर्मेनिया चुनावों में उल्लंघन का एकमात्र सबूत रूस द्वारा महीनों तक वोट अपने पक्ष में करने की कोशिश है। बिल्कुल, ये सब बकवास है। यूरोप की परिषद की रिपोर्ट के अनुसार आर्मेनिया के मतदाताओं को चुनाव कठिन होने के बावजूद उम्मीदवारों में वास्तविक विकल्प मिला। परिषद ने कहा कि गिरफ्तारियों और रूसी हस्तक्षेप के बावजूद चुनाव प्रक्रिया संशोधित कानूनों और नियमों द्वारा संचालित थी, जो लोकतांत्रिक चुनावों का मजबूत आधार है। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन ने चुनाव को पारदर्शी व प्रभावी कहा। असलियत जिसे करापेट्यान को स्वीकार करना होगा यह है कि रूस के साथ मिलकर चलने से उन्हें और उनकी पार्टी को बहुत बड़ी मुसीबत मिल गई। इन नेताओं की नीतियां और संदेश आर्मेनिया की जनता को अपनी राह बदलने के लिए नहीं मना सके, चाहे रूस की गलत सूचना फैलाने वाली ताकतें काम कर रही थी। करापेट्यान के पास केवल घिसा पिटा राष्ट्रवाद और रूस से करीबी संबंधों का वादा था, जबकि ज्यादातर लोग इसका उल्टा चाहते थे। एक प्रस्ताव था कि प्रजनन दर कम होने और महिलाओं की संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए सेक्स मंत्रालय बनाया जाए। करापेट्यान को लगा उनका बड़ा विचार ही आर्मेनियाई जनता की जरूरत है। आखिरकार ये एक ढीली नाकामी साबित हुई। अब बड़ा सवाल ये है कि भविष्य में क्या होगा। आर्मेनिया की जनता ने फैसला दिया, पाशिन्यान सत्ता में बने हैं। एक बात जो बताना जरूरी है वो यह है कि रूस को चोट जरूर पहुंची है, लेकिन वो अब भी आर्मेनिया की दिशा को प्रभावित करने की कोशिश करता रहेगा। यूरोपीय नीति केंद्र बताता है कि आर्मेनिया ने पश्चिम का समर्थन किया, लेकिन वह अभी रूस से पूरी तरह अलग नहीं हो सकता, खासकर तुरंत नहीं। पाशिन्यान को लगभग 50% वोट मिले, जो संविधान में बदलाव के लिए जरूरी 2/3 बहुमत से कम है। इससे रूस के शोषण का रास्ता खुला है। इसका मतलब यह भी है कि पाशिन्यान उस संविधान से नागोर्नो कराबाख पर मालिकाना हक के अस्पष्ट दावों को नहीं हटा सकते, जिसे अजरबैजान का कहना है कि अगर उसे आर्मेनिया के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने हैं तो उसे हटाना जरूरी है। रूस अभी भी आर्मेनिया के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है और पुतिन संभवतः इस तथ्य का और भी ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे ताकि पाशिन्यान के नए कार्यकाल के पहले कुछ महीने जितने होने चाहिए उससे ज्यादा मुश्किल हो जाए। हालांकि चुनौतियां नजरअंदाज नहीं की जा सकती। पुतिन को ये छुरा इसलिए ज्यादा चुभता है क्योंकि रूस जानता है कि बदलाव की हवा आर्मेनिया की तरफ है। हमने अजरबैजान का जिक्र किया था। उस देश का तुर्की के साथ विवादित संबंध है, जो क्रेमलिन की आग में घी डालता है। रूस असंतोष और विभाजन पर फलता फूलता है। उसे वह अराजकता बहुत पसंद है जो तब आती है जब देश आपस में असहमत होते हैं, क्योंकि वही अराजकता उसके लिए मौके पैदा करती है। आने वाले वर्षों में वह अराजकता धीरे धीरे खत्म हो सकती है। अजरबैजान की मुख्य शर्त होने तक आर्मेनिया अजरबैजान शांति समझौते पर हस्ताक्षर नहीं होंगे। कार्नेगी एंडोमेंट के अनुसार पश्चिमी देशों के साथ एकीकरण के अवसरों का लाभ अभी उठाना चाहिए।
जुलाई में अंकारा नाटो शिखर सम्मेलन तुर्की को मौका देता है कि वह आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्की तथा प्रमुख पश्चिमी शक्तियों जैसे अमेरिका के नेताओं की बैठक कराकर रिश्तों में सुधार शुरू करे। एंडोमेंट कहता है कि व्यापार और आवाजाही शुरू होने दे, क्योंकि पशिन्यान की जीत आर्मेनिया में सामान्यीकरण और रूस के प्रभाव को खत्म करने के करीब है। ये वही भू राजनीतिक गतिविधियां हैं जो पुतिन नहीं देखना चाहेंगे, लेकिन ये जल्द नहीं होंगी। जो ज्यादा तात्कालिक है वो ये है कि आर्मेनिया ने संकेत दिया है कि वो पुतिन और उनकी विकृत राजनीति से दूरी बनाकर अपने बदलाव को मजबूत करना चाहता है। पाशिन्यान ने अपनी विजय भाषण में भी यह कहा था। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्मेनियाई जनता ने शांति, समृद्धि और क्षेत्रीय सहयोग के लिए वोट दिया है और उम्मीद जताई कि तुर्की व अजरबैजान इसका सकारात्मक जवाब देंगे। ये स्पष्ट है कि पाशिन्यान की प्राथमिकताएं पुतिन के साथ नहीं हैं। पाशिन्यान को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी सीधा समर्थन मिला है, जिनके बारे में द गार्जियन की रिपोर्ट है कि उन्होंने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री को एक महान मित्र और नेता कहा है। ये सभी रूस के लिए बुरे संकेत हैं। पुतिन को सबसे बड़ी चोट तब लगेगी जब यूरोपीय संघ आर्मेनिया की सदस्यता मंजूर कर लेगा। पाशिन्यान के नेतृत्व में आर्मेनिया ने यूरोपीय संघ की सदस्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक कानून पारित किया, जो उस समूह के ये कहने के लगभग 1 साल बाद हुआ कि वो आर्मेनिया का स्वागत करने को तैयार है। आर्मेनिया के चुनाव से करीब 1 माह पहले वोन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने संयुक्त घोषणा में संस्थागत एकीकरण, सुरक्षा सहयोग, आर्थिक आधुनिकीकरण, कनेक्टिविटी, निवेश और राजनीतिक समर्थन की प्रतिबद्धता जताई। आर्मेनिया यूरोपीय संघ के अनुरूप बनने के प्रयास कर रहा है, सेंटर फॉर यूरोपियन पॉलिसी स्टडीज ने कहा। सारे संकेत इस ओर इशारा कर रहे हैं कि आर्मेनिया यूरोपीय संघ की सदस्यता के और करीब आ रहा है। अगर यूरोपीय संघ सदस्यता प्रक्रिया को तेज करने का फैसला करता है तो उसे न सिर्फ एक नया सहयोगी मिलेगा, बल्कि यह पुतिन के यूरोप के बड़े हिस्सों को जबरदस्ती और गलत जानकारी के जरिए नियंत्रित करने के लक्ष्य को भी बड़ा झटका देगा। हम फिर पुतिन पर आते हैं, जिन्होंने हाल ही में एक ऐसा देश खो दिया जिसे वे नियंत्रित समझते थे। ये अपने आप में बड़ी समस्या है, लेकिन पुतिन की असली समस्या है कि उन्हें फिर वैश्विक मंच पर बेनकाब कर दिया गया है। जब से उन्होंने यूक्रेन पर हमला किया है, पुतिन ने अपने सहयोगियों को एक एक कर साथ छोड़ते देखा है। आक्रमण के बाद उनका देश पश्चिमी देशों से अलग थलग हो गया और हाल के वर्षों में उन्होंने सीरिया के बशर अल असद, वेनेजुएला के निकोलस मादुरो और ईरान के अली खमेनेई को भी खो दिया। इन्हीं 3 सहयोगियों ने रूस को एशिया और दक्षिण अमेरिका में प्रभाव बढ़ाने दिया। इस दर्द को और बढ़ा दिया उस नुकसान ने जो रूस को कुछ महीने पहले ही झेलना पड़ा था, इससे पहले कि आर्मेनिया ने अपना संदेश भेजा कि वो अब रूस से कोई संबंध नहीं रखना चाहता। हंगरी, जो यूरोपीय संघ का सदस्य और रूस का सबसे बड़ा सहयोगी था, उसने भी वही किया। विक्टर ऑर्बन बाहर हो गए हैं। हंगरी में नई सरकार बनने से पुतिन अपने एक कठपुतली के जरिए यूरोपीय संघ के कदमों को रोकने की क्षमता खो चुके हैं। यही है जब भू राजनीतिक प्रभाव गिरता हुआ दिखता है। आर्मेनिया के चुनाव सिर्फ ताज़ा उदाहरण है कि दुनिया भर में की गई छेड़छाड़ और झूठी जानकारी भी इस सच को नहीं छुपा सकती कि पुतिन एक सिकुड़ा हुआ झींगा है जो खुद को भू राजनीतिक ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब रूस और आर्मेनिया के बीच कूटनीतिक दरार और गहरी हो सकती है। क्रेमलिन इसे ऐसे पेश करेगा जैसे यह कोई बड़ी बात नहीं है। क्रेमलिन झूठ बोल रहा है। जैसे जैसे आर्मेनिया पश्चिम के करीब जाने से लेकर यूरोपीय संघ का सदस्य बनने की दिशा में ठोस कदम उठा रहा है, पुतिन और उनके साथियों के पास बस देखने के अलावा कुछ नहीं बचा है, क्योंकि उनकी सारी चालें एक बार फिर नाकाम हो गई हैं। यूक्रेन पर हमले से पहले ऐसा पतन अकल्पनीय था, लेकिन पुतिन का असली चेहरा सामने आ गया है और पुराने सहयोगी अब दुश्मन बन रहे हैं। आर्मेनिया ने पुतिन को दिखा दिया कि ये क्यों जरूरी है। एक ऐसा देश जिस पर पुतिन व्यापारिक सहयोगी और कूटनीतिक ढाल के रूप में भरोसा कर सकते थे, उसने अभी रूस को साफ साफ मना कर दिया है। अब डर खत्म हो चुका है। पुतिन यह जानते हैं, वह देख रहे हैं कि सोवियत संघ के बाद के दौर में आर्मेनिया की रूस पर निर्भरता अब उनके हाथ से फिसलती जा रही है। ये सब आर्मेनिया के नुकसान से लेकर पुतिन के प्रभाव में गिरावट तक यूक्रेन युद्ध का सीधा नतीजा है।
पुतिन का ध्यान अपने आक्रमण पर इतना केंद्रित है कि उन्होंने बाकी जगहों पर पकड़ खो दी है और ये नहीं बदलेगा। नाटो और रूस की सीमा पर कुछ अंधकारमय और खतरनाक हो रहा है। पुतिन यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में सैनिकों की भारी मौतों के बावजूद आगे की तैयारी कर रहे हैं, जबकि रूस पहले ही हार चुका है। सम्राट बनने की चाह रखने वाला नेटो से लड़ाई की तैयारी कर रहा है और रूस की पूर्वी मोर्चे की कार्रवाई से उसके इरादे साफ है। हम मानते हैं कि मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती। कमजोर रूसी सेना को अगले युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसमें पुतिन हारेंगे, क्योंकि रूस के नेता की पागलपन बढ़ रही है। ये पागलपन है, लेकिन पागलपन भरे कदम अब एक रूसी राष्ट्रपति के लिए आम बात हो गई है, जो अब अपने देश की सुरक्षा करने के बजाय अपनी विरासत को सुरक्षित करने के लिए बेताब है। रूस नाटो देशों की सीमाओं पर खतरनाक कदम उठा रहा है। सैटेलाइट तस्वीरें यही दिखाती हैं। 10 जून की एक रिपोर्ट में स्वीडन के एसवीटी ने बताया कि रूस फिनलैंड सीमा पर हजारों सैनिकों के लिए बैरक, गोला बारूद, भंडारण और सैन्य वाहनों की लंबी कतारें बना रहा है। विश्लेषण हो चुका है, आंकड़े आ गए हैं। फिनलैंड को आशंका है कि रूस उसकी सीमा पर 80,000 सैनिक तैनात करेगा। फिनलैंड की सेना के प्रमुख पासी वलिमाकी के अनुसार यह संख्या सीमा पर पहले रहे रूस के 20,000 सैनिकों से कहीं अधिक है, और ये इस बात का संकेत है कि पुतिन कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, यानी यूक्रेन पर आक्रमण के बाद आने वाले युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। ये पागलपन है, क्योंकि रूस अभी भी एक ऐसे संघर्ष में उलझा हुआ है जो उसकी सेना को दिन ब दिन कमजोर कर रहा है। फिर भी रूस खुद को एक डरावनी ताकत के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है, जो नाटो को पंगु बना सकती है। एसवीटी के अनुसार रूस स्वीडन और फिनलैंड के आसपास 8 डिवीजनों के सैनिक तैनात करने की योजना बना रहा है, और ये दोनों देश यूक्रेन पर पुतिन के आक्रमण के बाद नाटो सदस्य बने हैं। यह एक चेतावनी हो सकती है। स्वीडन और फिनलैंड को दिया गया संदेश कि उन्हें यूक्रेन के समर्थन और नाटो के भीतर अपनी गतिविधियों को सीमित करना चाहिए। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। नेटो सीमा पर बुनियादी ढांचे का विकास ही सब कुछ नहीं जो पुतिन आदेश दे रहे हैं। नॉर्वे के एनआरके की रिपोर्ट के अनुसार रूस नॉर्वेजियन क्षेत्र के पास 17,000 सैनिक रखने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार कर रहा है। फिर सैटेलाइट तस्वीरें नाटो की पूर्वी सीमा पर रूस की भारी तैनाती दिखा रही हैं। रिपोर्ट्स लगभग एक जैसी है। रूस नए बैरक, उपकरण, वाहन और गोदाम बनाने के लिए बड़े बड़े जंगल काट रहा है और पुराने भवनों को बुलडोज किया जा रहा है। यह बेस नॉर्वे के सबसे पास है, जिसे 17,000 सैनिकों के लिए तैयार किया जा रहा है, जो अभी वहां नहीं है। वे सैनिक अभी भी यूक्रेन में लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि पुतिन तैयारी कर रहे हैं। वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि पूरे यूरोप को पता चले कि रूस कितना बड़ा खतरा है। नॉर्वे ने फिनमार्क ब्रिगेड बनाई है, जिसमें 5,000 सैनिक होंगे, लेकिन ये 2033 तक पूरी तरह तैयार नहीं होगी। ये प्रतिक्रिया कमजोर है। ऊपरी तौर पर तो ऐसा लगता है, लेकिन नेटो पूर्वी मोर्चे पर पुतिन की योजनाओं के लिए और ज्यादा तैयार है। एनआरटी बताता है कि रूस की सक्रिय सेना अब 15 लाख सैनिकों की है, जिनमें से कई या तो यूक्रेन में तैनात हैं या फिर देश में भेजे जाने के लिए रिजर्व में इंतजार कर रहे हैं। फिर भी पुतिन को यह पागल फैसला लेने से कुछ नहीं रोक रहा कि वे आगे की जंग की तैयारी करें। रूस के नेता मानते हैं कि यूक्रेन में रूस की जीत तय है, और 73 साल की उम्र के बावजूद वे नाटो से लड़ने के लिए जीवित रहेंगे। इनमें से कुछ भी तय नहीं है, बल्कि हकीकत इससे बहुत दूर है। लेकिन पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी दिखाती है कि पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है। प्रावादा अपनी रिपोर्ट में बताता है कि रूस नाटो सीमा पर क्या कर रहा है और नई इंफ्रास्ट्रक्चर कहां बना रहा है। नॉर्वे पर असर डालने वाली बैरकें और क्लस्टर पाचेंगा में बन रही है, जो लापलैंड से करीब 10 किलोमीटर दूर है। फिनलैंड सीमा पर रूस पेट्रोसावोडस्क व सापानोये में निर्माण कर रहा है। हम किरिलोव्स्कोये में भी यही देख रहे हैं, जो फिनलैंड सीमा से 70 किमी दूर है। साथ ही रूस के कंडालाक्सा बेस का विस्तार भी हो रहा है, जो व्हाइट सी पर है। रूस के स्को ओब्लास्ट के लुगा एस्टोनिया सीमा के पास में भी निर्माण देखा गया है। रूस कालिनिंग्राद के एक्सक्लेव बाल्टियस्क में, जो पोलैंड और बाल्टिक देशों के पास है,
एक बेस बना रहा है। इन सब के अनुसार पुतिन नाटो की सीमा पर 1,15,000 सैनिक तैनात करने की योजना बना रहे हैं। ये स्वीडन और फिनलैंड की सक्रिय सेनाओं में मौजूद कुल 49,600 सैनिकों से 2 गुना से भी ज्यादा है। अगर नॉर्वे के 33,440 सक्रिय सैनिक भी जोड़ दे तो भी ये पुतिन इन 3 देशों की सीमाओं पर जो ताकत खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं उसका मुकाबला करने लायक बराबरी की ताकत नहीं बनते। इन तीनों देशों के साथ साथ बाल्टिक देशों और पोलैंड को भी इस बात की चिंता है कि रूस क्या योजना बना रहा है। उन्हें नहीं लगता कि वे जो देख रहे हैं वह रूस की केवल धमकी का नतीजा है। थॉमस निल्सन, जो स्वीडिश सैन्य खुफिया के प्रमुख हैं, सामूहिक माहौल को इस तरह से बयान करते हैं, ये एक खतरा है जिसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए। हम नहीं मानते कि ये केवल दिखावा है, बल्कि नाटो के साथ भविष्य के संघर्ष के लिए क्षमताएं तैयार करना है। नॉर्वे के रक्षा प्रमुख एरिक क्रिस्टोफरसन भी इसी तरह की भावना साझा करते हैं। वे कहते हैं, अगर रूस अब उन स्तरों तक अपनी सेना बढ़ा रहा है जैसा उन्होंने घोषणा की है और वीडियो से दिखता है कि वे ऐसा कर रहे हैं, तो नॉर्वे के लिए सैन्य खतरा बढ़ जाएगा। अब इसमें एक शर्त है, रूस ये सारा बुनियादी ढांचा तैयार कर रहा है, लेकिन जो सैनिक इसमें तैनात होंगे वे अभी तक नाटो की सीमाओं पर इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। वे यूक्रेन में अब भी लड़ मर रहे हैं। लेकिन यह बुनियादी ढांचा हमें दिखाता है कि पुतिन चाहते हैं कि रूस उस युद्ध के लिए तैयार रहे जिसे वे यूक्रेन में अपने काम के बाद शुरू करना चाहते हैं, यह मानते हुए कि वे कभी यूक्रेन में अपना काम पूरा कर पाएंगे। पुतिन की आदर्श दुनिया में ये सिर्फ 1,15,000 सैनिक नहीं होंगे जिन्हें वे फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और बाल्टिक देशों की सीमाओं पर इकट्ठा करेंगे। वहाँ 1,15,000 अनुभवी सैनिक होंगे और यही सबसे बड़ा फर्क लाएगा। इन देशों द्वारा अपनी सीमा पर तैयार की जा रही छोटी सेनाएं युद्ध में परखी हुई नहीं है, कम से कम उस स्तर तक तो बिल्कुल नहीं जितना कि एक रूसी सैनिक जो यूक्रेन युद्ध से बचकर आया है होगा। ये स्कैंडिनेवियाई देशों के लिए बहुत चिंता का कारण है। मिलिटानी कहते हैं कि इन देशों के अधिकारी मानते हैं कि अगर रूस अपनी सेना बढ़ाने की योजना पर अमल करता है तो उन्हें जो खतरा झेलना पड़ेगा वो शीत युद्ध के दौरान झेले गए खतरे से भी कहीं ज्यादा होगा। रूस बेशक दावा करता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। दिसंबर 2025 में भी रूस कह रहा था कि उसका किसी नाटो देश पर हमला करने का इरादा नहीं है और वह कानूनी समझौता करने को भी तैयार था। लेकिन यह रूस है। जनवरी 2022 में एनपीआर ने बताया कि रूस अमेरिकी खुफिया एजेंसियों से कह रहा था कि उसका यूक्रेन पर हमला करने का इरादा नहीं है, जबकि वह सीमा पर सेना जमा कर रहा था। 1 महीने बाद रूस ने हमला किया। पुतिन का इतिहास रहा है कि वे एक बात कहते हैं और दूसरी करते हैं, और वे ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिन्हें कोई कानूनी समझौता रोक सके। रूस जो कहता है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। नाटो की पूर्वी सीमा वाले देश यह जानते हैं। नाटो कमांडर मेजर जनरल ब्रायन निल्सन के अनुसार फिलहाल रूस से बाल्टिक देशों और पोलैंड को तत्काल सैन्य खतरा कम है। निल्सन कहते हैं कि सैन्य जमावड़ा हो रहा है और यूक्रेन में विराम आने पर खतरा तेजी से बदल सकता है, इसलिए यही ट्रिगर है। अगर यूक्रेन में शांति की घोषणा हो जाती है या रूस किसी तरह से वह युद्ध जीत जाता है जो पुतिन ने शुरू किया था, तो दसियों हजार सैनिक नाटो की सीमा की ओर बढ़ जाएंगे। रूस ये सारी आधारभूत संरचना यूं ही नहीं बना रहा है, उसका पूरा इरादा इसका इस्तेमाल करने का है, क्योंकि पुतिन किसी चीज की योजना बना रहे हैं, चाहे वो डराना हो या भविष्य में नाटो के साथ पूरी तरह से युद्ध करना हो। यही से पुतिन की मुश्किलें शुरू होती है। यूरोप में रूसी कैंसर फैल रहा है। नई सैन्य स्थापनाएं इसका और संकेत हैं। लेकिन पुतिन ये समझने में असफल हो रहे हैं कि इस कैंसर का वह असर लाने के लिए जो वह चाहते हैं, रूस को यूक्रेन में जीतना होगा। रूस यूक्रेन में हार रहा है और नाटो की दहलीज पर फैलते अंधेरे के बावजूद पुतिन केवल एक और युद्ध की तैयारी कर रहे हैं जिसे रूस फिर हार जाएगा। ये तैयारी डरावनी दिखती है, पर असल में बेवकूफ़ी है। इससे पहले कि हम समझाएं, याद रहे आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। हम हर वीडियो में आपको पूरी तस्वीर दिखाने के लिए सुर्खियों से आगे जाकर गहराई से जानकारी देते हैं। तो आज ही सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे अगले आने वाले कंटेंट को कभी मिस न करें। रूसी कैंसर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमने खुद से बनाया हो। एसवीटी इसी शब्द का उपयोग करता है यह दिखाने के लिए कि रूस का नेटो पर हमला न करने और रक्षात्मक सेना बनाने का दावा बकवास है। ये रूसी राजनीतिक वैज्ञानिक सर्गेई करगानोव की टिप्पणी बताती है
कि रूस का उच्च वर्ग नाटो को कैसे देखता है। सर्गेई करगानोव का कहना है कि सामूहिक रक्षा संगठन असली कैंसर है और नाटो को इतिहास के कूड़ेदान में डालना चाहिए, कोई विकल्प नहीं है। ये कैंसर पूरे विश्व के लिए खतरा है। हमारा धैर्य खत्म हो रहा है, फिर हम तनाव बढ़ाएंगे। ये तो सीधी धमकी है और विडंबना यह है कि सिर्फ ऐसी धमकी देकर करगानोव खुद ही यह जाहिर कर देते हैं कि असली कैंसर जो यूरोप को परेशान कर रहा है वो रूस है। सिर्फ बुनियादी ढांचे का निर्माण और सीमा पर 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को तैनात करने की योजना ही इसे साबित नहीं करती। अगर आप धमकियों, सीमा पर सैनिकों की तैनाती और हाइब्रिड युद्ध को जोड़े तो मॉस्को की नाटो के लिए असल सोच दिखती है। 3 जून के एक लेख में एल पाइस ने दावा किया, रूस में यूरोपीय संघ की तुलना अक्सर नाजियों से की जाती है। रूस ने चेतावनी दी कि यूरोप में अब शांतिपूर्ण नींद खत्म हो गई है, जो ऐसे देश के शब्द नहीं है जिसकी हमला करने की मंशा नहीं है। हाइब्रिड युद्ध में रूसी ड्रोन अक्सर नाटो क्षेत्र में उड़ते हैं। हाल ही में एक रूसी स्ट्राइक ड्रोन रोमानिया की रिहायशी इमारत से टकराया। यूरोप के अंदर तोड़फोड़ की घटनाएं बढ़ रही है, जो संभवतः रूस के इशारे पर एजेंटों द्वारा की जा रही हैं। युद्ध शुरू होने से पहले ही पुतिन नेटो को नुकसान पहुंचाने और उसमें फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये उस व्यक्ति की हरकतें हैं जिसे रूस की ताकत पर पूरा भरोसा है कि वो नाटो के लिए खतरा बन सकता है, पर वह आत्मविश्वास गलत है और यही बेवकूफ़ी की कोई सीमा न होना काम आता है। रूस की सभी गतिविधियां यूक्रेन में जीत पर केंद्रित हैं। सिर्फ जीत नहीं, बल्कि ऐसी निर्णायक जीत जिसमें रूसी सेना इतनी बची रहे कि पुतिन यूरोप के खिलाफ अपने खतरे पूरे कर सके। लेकिन जब हम एक पल के लिए देखें कि यूक्रेन के अंदर रूस के साथ वास्तव में क्या हो रहा है, तो यह सवाल उठता है कि रूस वास्तव में नाटो के साथ युद्ध के लिए कितनी ताकतवर सेना तैयार कर सकता है। नुकसान के आंकड़े बताते हैं कि अब रूस की सेना वैसी नहीं रही जैसी फरवरी 2022 में पुतिन के हमले की शुरुआत में थी। यूक्रेन के वित्त मंत्रालय के अनुसार यूक्रेन की रक्षा ने 13.8 लाख रूसी सैनिकों, 12,000 से अधिक टैंकों, लगभग 44,000 तोपखाने प्रणालियों और करीब 25,000 बख्तरबंद वाहनों को नष्ट कर दिया है। ये सभी उपकरण उस तरह की थकाऊ जंग के लिए बेहद जरूरी है जिसे पुतिन पसंद करते हैं। अगर रूस के साथ ये घटनाएं नहीं भी होती, पुतिन आधुनिक युद्ध में पुरानी रणनीति अपनाते हैं और नुकसान को लेकर उनका लापरवाह रवैया यूक्रेन में अस्थिर है। नाटो के सामने ये विनाशकारी हो सकता है। पुतिन अब भी मानते हैं कि रूसी सहनशीलता का मिथक बना रहेगा। ऐसा नहीं है, यही रूस के नेता की मूर्खता दिखाता है। रूस अभी भी यूक्रेन में जीत से दूर है, जबकि स्कैंडिनेवियाई और बाल्टिक सीमाओं पर तैयारियां हो चुकी हैं। रूस को जीत घोषित करने से पहले अभी भी इस एक देश का 80% हिस्सा जीतना बाकी है। 2026 में यूक्रेन ने कई अहम जगहों पर आक्रामक कार्रवाई शुरू की, जिससे रूस को महीनों तक क्षेत्रीय नुकसान झेलना पड़ा। मई में युद्ध अध्ययन संस्थान ने बताया कि उस महीने यूक्रेन आगे था कुल 281.1 वर्ग किलोमीटर, जब सिर्फ वही क्षेत्र गिना जाए जिसे हर पक्ष नियंत्रण में होने का दावा करे। ये आंकड़े उस पक्ष के लिए नहीं है जो कथित तौर पर युद्ध जीत रहा है। सबसे अच्छा कहे तो रूस यूक्रेन में गतिरोध में फंस गया है। सबसे बुरा कहे तो देश वास्तव में हार रहा है, क्योंकि 4 साल की थकावट की कोशिशें रूस पर यूक्रेन की तुलना में कहीं ज्यादा भारी पड़ रही हैं। रूस जो यूक्रेन में लड़ रहा है वह विजय का युद्ध नहीं है, बल्कि आत्मविनाश का युद्ध है। और जब हम इस समझ को 1,15,000 सैनिकों की तैनाती पर लागू करते हैं, जो हम अभी नाटो सीमा पर देख रहे हैं, तो हमें दिखता है कि पुतिन नाटो के साथ एक लड़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसे रूस लगभग निश्चित रूप से हार जाएगा। ये पागलपन है, ये हास्यास्पद है, पूरी तरह से पुतिन ही है। नाटो की तुलना में रूस की तुलना करना और भी पागलपन लगता है। अगर रूस किसी नाटो देश पर हमला कर अनुच्छेद 5 को सक्रिय करता है और नाटो पूरी ताकत से जवाब देता है, तो रूस की स्थिति मजबूत नहीं होगी। स्टैटिस्टा के अनुसार हर महत्वपूर्ण श्रेणी में नाटो सबसे ऊपर है। नाटो के पास लगभग 3 गुना ज्यादा जनशक्ति है, करीब 5 गुना ज्यादा सैन्य विमान है और अपनी हवाई ताकत दिखाने के लिए कई बेहतर प्रक्रियाएं हैं।
साथ ही एक नौसेना बेड़ा है जो रूस से 2000 से भी ज्यादा युद्धपोतों और पनडुब्बियों से आगे है। यूक्रेन में रूस के युद्ध के 4 साल बाद नाटो यह भी दावा कर सकता है कि उसके पास मुख्य युद्धक टैंकों की संख्या ज्यादा है, 12,299, जबकि रूस के पास 5,630 है। बार बार हम देखते हैं कि आंकड़ों के खेल में नेटो सबसे ऊपर आता है। बिल्कुल, यह जो मुख्य मान्यताएं ली जा रही हैं वो ये है कि नाटो रूस के खिलाफ अपनी पूरी ताकत झोंक देगा और अमेरिका भी किसी भी भविष्य के युद्ध में पूरी तरह शामिल रहेगा। लेकिन इनमें से कोई भी बात निश्चित नहीं है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने दावा किया कि वह नाटो छोड़ सकता है। नाटो में तनाव है। हालांकि 11 जून को अमेरिकी राजदूत मैथ्यू विटेकर ने स्थिति शांत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अमेरिका नाटो छोड़ने का इरादा नहीं रखता, लेकिन वह रक्षा खर्च बढ़ाने और चाहता है कि यूरोप अपनी रक्षा के लिए और ज्यादा करे। अगर अमेरिका शामिल हुआ तो आंकड़ों का खेल मजबूत दिखता है। यहां तक कि अगर नाटो रूस के साथ युद्ध में अपनी पूरी ताकत नहीं लगाता तो भी वह अपनी कुल ताकत का 1/3 से आधा हिस्सा इस्तेमाल करके बराबरी की लड़ाई कर सकता है। यह पुतिन के लिए बुरी खबर है, लेकिन इसमें यूक्रेन युद्ध के रूस की सैन्य ताकत पर असर का उल्लेख नहीं है। उदाहरण के लिए सैनिकों को ही ले लीजिए। रूस के ज्यादातर बेहतरीन सैनिक पहले ही यूक्रेन में खत्म हो चुके हैं। 1.5 मिलियन की सेना सुनने में प्रभावशाली लगती है, लेकिन इनमें ज्यादातर डरे हुए जबरन भर्ती लोग और स्वयंसेवक हैं, जिन्हें यूक्रेन में ड्रोन से बचने के अलावा ज्यादा प्रशिक्षण या विशेषज्ञता नहीं है। टैंकों की स्थिति भी ऐसी ही है। रूस के करीब 5,000 टैंक सोवियत काल के पुराने स्टॉक हैं, जिनमें कुछ ही आधुनिक है, और ये यूक्रेन के ड्रोन व एंटी टैंक हथियारों के सामने कमजोर साबित हुए हैं। यही व्लादिमीर पुतिन की बड़ी समस्या है। सेना बढ़ाना आसान है, लेकिन कमजोर नींव पर रूस के नेता यूक्रेन में शर्मिंदगी के बाद फिर हार झेल सकते हैं। याद रखें, यूक्रेन का 80% हिस्सा अभी भी शेष है। रूस की मौजूदा बढ़त की रफ्तार जो अब नकारात्मक हो गई है, उस हिसाब से तो व्लादिमीर पुतिन के पोते पोतियों तक को उस युद्ध में जीत देखने के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ेगा, न कि भविष्य में नाटो पर किसी हमले की बात करें। और इन सब के बीच ऐसा नहीं है कि नाटो अपनी तरफ से तैयारी नहीं कर रहा है। नाटो ने ईस्टर्न सेंचुरी इनिशिएटिव शुरू किया है, जो जमीन, हवा, समुद्र, अंतरिक्ष और साइबर क्षमताओं को उस मोर्चे पर मजबूत करता है जिसे व्लादिमीर पुतिन रूस की नई सैन्य तैनाती से धमका रहे हैं। नाटो ने कहा कि ये पहल एयर पुलिसिंग से डिफेंसिव पोजीशन की ओर बदलाव है, यानी नाटो रूस द्वारा लाए जाने वाले हवाई युद्ध के लिए तैयार रहेगा। बाल्टिक क्षेत्र में एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया बाल्टिक रक्षा रेखा पहल पर सहयोग कर रहे हैं। सीमा रक्षा के लिए ड्रैगन के दांत, बाड़ और किलेबंदी पर्याप्त नहीं होंगी अगर बाल्टिक देशों को रूस से अकेले लड़ना पड़े। लेकिन यही मुद्दा नहीं है। यह लाइन रूस को इतना धीमा करने के लिए बनाई गई है कि नाटो को रूसी आक्रमण के जवाब में अपनी पूरी प्रतिक्रिया देने का समय मिल सके। और ये पुतिन के लिए एक और संकेत है कि वो नाटो को उसी तरह से असावधान नहीं पाएंगे जैसा उन्होंने सोचा था कि वे यूक्रेन को पकड़ लेंगे। और जैसे ही हम ये वीडियो बना रहे हैं, 11 जून को आरबीसी यूक्रेन से खबर आई कि नाटो रोमानिया में रूसी ड्रोन हमले के बाद अपने ड्रोन रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए आपातकालीन चर्चा कर रहा है, जिसका हमने पहले उल्लेख किया था। ये पहलकदमियां अक्सर चर्चा में रहने वाले यूरोपीय ड्रोन युद्ध को साकार कर सकती है, जिसे यूक्रेन की मदद से बनाया जाएगा, और इस तरह रूस के वर्तमान दुश्मन को उस युद्ध में शामिल किया जाएगा जिसकी योजना पुतिन भविष्य में बना रहे हैं। पुतिन, आप यहाँ एक हारती हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें नाटो के पूर्वी मोर्चे पर 1,15,000 सैनिक तैनात करने के लिए बुनियादी ढांचे के महत्व को कम नहीं आंकना चाहिए। रूस लड़ाई के लिए तैयार हो रहा है। हालांकि राष्ट्रपति कहते हैं रूस नेटो देश पर हमला नहीं करेगा, लेकिन रूस नेटो सीमा पर कुछ गंभीर हो रहा है। हालांकि पुतिन जो इसका मतलब दिखाना चाहते हैं और असलियत में ये जैसा दिखेगा, वे दोनों बहुत अलग चीजें हैं। रूस यूक्रेन में लगातार जमीन खो रहा है और उस पर कब्जा उतना ही करीब है जितना 4 साल पहले था। नाटो पहले से ही रूस से बड़ा और ताकतवर था, अब अपनी रक्षा के लिए और सक्रिय तैयारी कर रहा है।
पुतिन रूस को नए युद्ध में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। मूर्खता ऐसी ही होती है। पुतिन जिस युद्ध की चाहत रखते हैं उसमें भी वे हारेंगे। क्या आप जानना चाहते हैं कि नेटो देश पूर्वी मोर्चे की रक्षा के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? हमारे पास आपके लिए शानदार वीडियो है। सीमा पर रक्षा व्यवस्थाएं खड़ी की जा रही है और नाटो रूसी खतरे से निपटने को नई कमांड संरचनाएं बना रहा है। आप इन दोनों कदमों और भी बहुत कुछ के बारे में जान सकते हैं अगर आप हमारा वीडियो देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और मिलिट्री शो में अपने दोस्तों के और वीडियो देखें। देखने के लिए धन्यवाद।